गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स वाईएम कॉन्सेप्ट्स आपका स्वागत करता है। सीए फाइनल नई रिकॉर्डिंग लेटेस्ट अमेंडेड बैच फॉर मई 21 एंड नवंबर 2021 एग्जाम्स के लिए हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। दोस्तों सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स ये जो हम बैच शुरू कर रहे हैं, इट्स अ फुल कोर्स बैच, इट्स नॉट अ फास्ट ट्रैक फ्रेंड्स। फुल कोर्स बैच मीन्स प्रिजम्पशन ही लिया है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स, हमने इनडायरेक्ट टैक्स का आई भी कभी नहीं सुना है। वी आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। एब्सोल्युटली मैंने प्रिजम्पशन लिया है कि आपको इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आपने ऑफिसर्स में नो डाउट काम किया होगा, आपने इंटरमीडिएट के लेवल पर जरूर जीएसटी पढ़ा होगा, पर फिर भी मैं ये प्रिजम्पशन ले लूँ कि अगर आपने जो आईपीसी में पढ़ा है, इंटरमीडिएट में जो पढ़ा है वो अगर याद है, तो कई सारे लोग तो टेंशन में जाएंगे। दोस्तों मैंने प्रिजम्पशन लिया है, आपको कुछ भी याद नहीं है। वी आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके फ्रेंड्स, इसका कहने का दो मतलब है, दो मीनिंग है इसके पीछे कि आपने जो पहले पढ़ा हुआ है उसको इग्नोर करें, ऑफिसर्स में काम किया है उसको इग्नोर करें, आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन यह होना चाहिए। सेकेंड थिंग आपका जो भी टॉपिक हम यहाँ कवर करते हैं उसको सेम डे आपको रिवाइज करना है, सेम डे आपको पढ़ना है, ये आपका रूल होना चाहिए। फिर मेरा काम है आपको जो सब्जेक्ट है पूरा टिप्स पे कैसे लेके आना है, वो मेरा रोल है। आपको बस जो मैं आज पढ़ाया है वो सेम डे आपको पढ़ना है, ये आपको पूरे लेक्चर में ध्यान रखना है। ओके तो शुरू करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ओके बच्चों फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है आखिर? ये आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स, देखिए ध्यान से। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स, चलो उससे पहले एक और बात कर लेते हैं हम। डायरेक्ट टैक्स, अरे नाम तो सुना ही होगा, इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स। चलो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये भी बात हम बाद में करेंगे। उससे पहले बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं। आखिर ये टैक्सेस क्या होते हैं? आखिर ये टैक्स क्या होता है? क्यों टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं? सर एक बात और, नो डाउट अभी लॉकडाउन की वजह से हम और आप फिजिकली नहीं मिल पा रहे, वीडियो क्लासेस के थ्रू ही हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, पर हाँ आपको मेरे हर क्वेश्चन का जवाब देना है। मैंने प्रिजम्पशन लिया है, आपको कुछ भी नहीं आता है, पर फिर भी मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है, इट मीन्स यू नो द आंसर। आपको उसका आंसर आता है तभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अदरवाइज मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। तो दोस्तों आपको आंसर देना है। जी हाँ, आपको मैं सुन रहा हूं, ध्यान रखिएगा आप। ओके तो सर टैक्सेस क्या होते हैं? टैक्सेस, यस, टैक्सेस आर दी रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। यस, टैक्सेस आर दी रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। वापस बोलिएगा, टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू कलेक्ट करता है कौन? गवर्नमेंट। किससे? देश के लोगों से। ओके तो सर उससे पहले सवाल मेरा आपसे ये है कि आखिर ये गवर्नमेंट कौन है? हाँ जी, आखिर ये गवर्नमेंट कौन है? दोस्तों मैं जो आपसे ये बातें कर रहा हूं ये बहुत बेसिक लेवल पर है, हमको ये बातें ऑलरेडी आती है। मैं जानता हूं कि ये सब बातें आपको आती है, पर जो आप प्रैक्टिकली बातें सुनते हो, समझते हो, जो देखते हो, वो आपकी बुक से लिंक नहीं होता है। जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि जो बुक में लिखा हो सही है, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। नहीं, वी नो एवरीथिंग बट वी हैव टू लिंक इट विद द बुक। जैसे ही प्रैक्टिकल मार्केट और डे टू डे लाइफ की बातें आपकी बुक से कनेक्ट होगी, देखना चीजें बहुत आसान होगी आपके लिए। ओके तो हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ओके तो सरकार, गवर्नमेंट कौन है? सरकार कौन है? अब की बार मोदी सरकार, ऐसा 5 साल केजरीवाल, ऐसा तो कौन गवर्नमेंट? कौन है आखिर? कांग्रेस, बीजेपी? कौन है गवर्नमेंट? सरकार अमिताभ बच्चन? कौन है सरकार? आप है सरकार, आप है सरकार, हम सब है सरकार। क्यों? क्योंकि देश में क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। जी हाँ, आप है गवर्नमेंट, हम है गवर्नमेंट, हम सब है गवर्नमेंट, हम सब ने मिलकर सरकार बनाई है। जी हाँ, क्योंकि इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी। कोई प्रेसिडेंशियल रूल नहीं है कि राजा ने कह दिया बात माननी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। जो जनता कहेगी वो होगा। मतलब गवर्नमेंट कौन? हम सब है गवर्नमेंट। जैसे ही मैंने बोला हम सब है गवर्नमेंट, बहुत सालों को सोच रहे ओहो यस नाउ आई एम गवर्नमेंट। अरे यस आप ही गवर्नमेंट, पर ये पावर कहाँ से आएगा? ये चीजें हमको समझनी पड़ेगी प्रैक्टिकली कि सर आखिर गवर्नमेंट कौन है, हाउ इट वर्क्स। सर देश की 130 करोड़ पब्लिक इज द गवर्नमेंट, सरकार। पर कैसे, आखिर कैसे हम सब मिलकर डिसीजन लेंगे?
आखिर देश कौन चलाता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन? हम। अब हम देश कैसे चलाएंगे? बाइक तो सही चल नहीं रही हमसे। अब साहब हमने क्या किया? आखिर देश चलाना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे साहब? देश को चलाने के लिए हमको कई सारे कानून बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे एक्ट पास करने पड़ेंगे, बहुत सारे रूल्स बनाने पड़ेंगे। नाउ हु विल गवर्न? वी ऑल विल गवर्न, बट हाउ? हाउ सर? इसलिए हमने क्या किया, हमारे जो देश के 130 करोड़ पब्लिक जो है उन सब ने हमारे बीच में से अलग अलग एरिया में से जो भी वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड लोग हैं उनको हमने इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया। हाँ, वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड में आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ, मन में रखो बात को, बाहर नहीं। ओके, तो सरकार हमने क्या किया, हमने हमारे बीच में से वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड लोगों को हमने इलेक्ट किया जो हमको रिप्रेजेंट करेंगे। क्या हुआ अल्टीमेटली, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल लेवल पे बात करें, तो अल्टीमेटली देश के हर एरिया में से हमने इस तरह के समझदार लोगों को जो बहुत ही हमको रिप्रेजेंट करने के लिए लायक है, उनको हमने इलेक्ट किया। और अल्टीमेटली हमने क्या किया, पार्लियामेंट फॉर्म करी। दोज आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, मोदी जी को आपने पीएम बनाया ना, कैसे बनाया? ऐसे तो हुआ है। तो सरकार हमने क्या किया, देश के अलग अलग एरिया के अलग अलग लोगों को हमने इलेक्ट किया जो हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड यस, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर प्रेजेंट है, इट मींस पूरा देश प्रेजेंट है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल हम मुंबई अंधेरी में बैठे हैं, अंधेरी मुंबई का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया, इट मींस पूरे मुंबई ने डिसीजन लिया, अंधेरी ने डिसीजन लिया। जिस एरिया के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिस एरिया को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस पूरे एरिया के लोगों ने वो डिसीजन लिया है। सेम वे अगर सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन लिया है, मतलब पूरे देश ने डिसीजन लिया है। इसलिए आपने सुना होगा संसद, जी हाँ, पार्लियामेंट। पूरे देश के अलग अलग एरिया से जब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होके संसद में आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, और सर वो अगर वहाँ बैठकर जब डिसीजन लेते हैं तो ये माना जाता है कि पूरे देश ने डिसीजन लिया है। आपने देखा होगा कि साहब जब भी कोई एक्ट बनता है, कोई कानून बनता है, कैसे बनता है? थ्रू पार्लियामेंट बनता है। आपने देखा होगा कि सरकार, गवर्नमेंट कौन? हम सब। जब हमने बात करी गवर्नमेंट कौन? हम सब, तो देश के जितने भी कानून हैं, जितने भी एक्ट है, जितने भी रूल्स है, कौन बनाएगा? हम। रूल्स को चेंज करना है कौन करेगा? हम। रूल्स नए लाने हैं कौन लाएगा? हम। कोई पुराने रूल्स या पुराने एक्ट हटाना है कौन हटाएगा? हम। पर हम कैसे हटाएंगे सर? थ्रू पार्लियामेंट। तो सर जितने भी गवर्नमेंट के पावर्स है, देखिए ध्यान से, जितने भी गवर्नमेंट के पावर्स है वो पावर्स कैसे ऑपरेट होते हैं? जितने भी गवर्नमेंट की पावर्स है, ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर्स। मतलब सबसे पहली बात, गवर्नमेंट कौन? हम मतलब पार्लियामेंट। क्लियर? हम मतलब पार्लियामेंट। ओके, तो सर सारे डिसीजन कौन लेगा? हम मतलब पार्लियामेंट। ओके, तो सर आपने देखा होगा जब भी फाइनेंस बिल आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। अलग गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग मिनिस्ट्री बनाई हुई है, डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो सर इस तरह से हमारा टैक्सेशन इज गवर्न बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो कहेगा वो फाइनल बात नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो एक मिनिस्टर्स का एक बॉडी बना दिया गया है। वो क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमें फाइनेंस से रिलेटेड एक्ट में चेंज करना है, जो भी उनके पावर में आते हैं। अब वो लोग क्या करेंगे, आप देखिएगा हर साल फाइनेंस बिल आता है। अब वो फाइनेंस बिल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेके आइए, पर वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे। सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब प्रेजेंट होंगे तब वो लोग क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। वो क्या करेंगे साहब, वोटिंग करेंगे। एंड जब बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से वो बिल पास होगा, प्रेसिडेंट के साइन होंगे, तब जाके वो एक्ट बनता है। उससे पहले वो एक्ट नहीं होता है। क्या होता है हमेशा, बिल, फाइनेंस बिल वो प्रपोज करते कि वी वांट टू चेंज दिस प्रोविजंस। क्लियर? पार्लियामेंट के बीच में रखा जाता है, मेजोरिटी से पास होता है। बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, वहां से पास होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होंगे, तब जाके वो एक्ट बनता है। दिस इज हाउ अमेंडमेंट्स आर मेड। इट मींस गवर्नमेंट कौन? हम मतलब पार्लियामेंट। तो कोई भी एक्ट चेंज करना है, कौन कर रहा है? पार्लियामेंट। कोई भी नया एक्ट लेके आना है, जीएसटी एक्ट लेके आया ना, ये लोग कौन लेके आया है? थ्रू पार्लियामेंट लेके आया ना यार। यस, तो गवर्नमेंट की जितने भी पावर्स है, ऑल पावर्स आर
पार्लियामेंट्री पावर ऐसा नहीं है कि साहब राजा ने कुछ कह दिया तो मानना ही पड़ेगा, कोई प्रेसिडेंशियल रूल नहीं है। ओके, तो सर अगेन कोई भी नया एक्ट बनाना है कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। क्लियर? हम मतलब पार्लियामेंट। कोई भी पुराना एक्ट चेंज करना है कौन करेगा? पार्लियामेंट। कोई भी पुराना एक्ट इरेडिकेट करना है, हटाना है, कौन हटाएगा? पार्लियामेंट। नया रूल, नया एक्ट लेके आना है कौन लाएगा? पार्लियामेंट। अब सर मतलब हमको देश के जितने भी कानून हैं उनमें कहीं भी चेंज करना है, कैसे होगा? थ्रू पार्लियामेंट। नाउ क्या पार्लियामेंट 365 डेज इन अ ईयर वर्क करते हैं, काम करते हैं? क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वही बैठे रहते पार्लियामेंट में पूरे साल भर? नहीं, ऑल आर बिजी यार। केवल 5 साल मिले उनको करप्शन करने के लिए, सॉरी काम करने के लिए, तो 5 साल, तो ऑल आर बिजी। तो क्या होता है साहब, संसद के भी सेशन होते हैं, सत्र होते हैं, आपने सुना होगा, मॉनसून सत्र सेशन, विंटर सेशन, बजट सेशन, तो 3 सेशन होते हैं साल में। पार्लियामेंट के एक साल में 3 सेशन होते हैं और ऑन एन एवरेज 2 सेशन के बीच में, ऑन एन एवरेज 2 सेशन के बीच में लगभग 2 से 3 महीने का गैप होता है। लगभग एवरेज बात करूं मैं आपको समझाने के लिए मोटा मोटी तौर पे। सरकार पार्लियामेंट के साल में 3 सेशन होते हैं, 2 सेशन के बीच में लगभग 2 से 3 महीने का गैप होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सर, जो भी एक्ट, जो भी रूल्स बने हुए उनमें कोई भी चेंज करना है कौन करेगा? पार्लियामेंट। अब सर मान लो 4 दिन पहले पार्लियामेंट का सेशन क्लोज हुआ, नेक्स्ट सेशन कब आएगा? 2 से 3 महीने बाद। ओके, आज मान लो मुंबई में इतनी बारिश हुई, सब तरफ पानी पानी। अब सर आपको पता है देश का मेजॉरिटी ऑफ द शुगर कहां स्टोर होता है, पता है आपको? देश का लगभग मोर देन 90% शुगर मुंबई में स्टोर होता है, पता है आपको? नहीं ना। तो जो आपको नहीं पता वो मेरे को पता है, और जो आपको नहीं पता वो मुझे बताने में बहुत आसानी है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे आता है और मेरे को पता है कि आपको नहीं आता है, तो जो मैं बोल रहा हूँ सही है। तो सरकार वैसे ऐसा प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, 90% शुगर मुंबई में स्टोर नहीं होता है, पर एग्जांपल के लिए मान लो मोर देन 90% शुगर मुंबई में स्टोर होता है और मुंबई में इतनी बारिश आई कि सारा शक्कर खराब। आप सोचिए 4 दिन पहले पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ है और आज मुंबई में एक ऐसा नेचुरल कैलेमिटी हुआ है कि शुगर जैसी गुड्स विच इज ऑफ अटमोस्ट रिक्वायरमेंट, डे टू डे यूज में रोज काम आता है। अब आप मुझे बताइए 90% शुगर खराब देश का, केवल 10% शुगर रहा है एग्जिस्टेंस में। नाउ यू टेल मी, डिमांड तो उतना का उतना है, सप्लाई बहुत कम हो गया, तो क्या होगा? यस, सही सोच रहे हो आप, बोलो यस। क्या होगा? डिमांड बहुत ज्यादा और सप्लाई बहुत कम हो गई, तो क्या होगा? अल्टीमेटली प्राइसेस राइज हो जाएंगे। और शुगर जैसी गुड्स के, बेसिक नीड वाली गुड्स का प्राइस अगर इतना हाइक हो गया तो सोचो इन्फ्लेशन का क्या होगा? इन्फ्लेशन का क्या होगा सर? देश की इकोनॉमिक हालत का क्या होगा? इसलिए आप मुझे बताइए ऐसे समय पर, इस तरह की सिचुएशंस में, एडवर्स सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देश की लगभग सारी शक्कर खराब, नया शुगर प्रोड्यूस होने में टाइम लगेगा। अब सर ऐसे केस में शुगर की सप्लाई को प्रॉपर करने के लिए क्या करना चाहिए? जी हाँ, सही सोच रहे हो आप। क्या करना चाहिए उस टाइम पे? इंपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए। उस टाइम पे पर्टिकुलरली शुगर के इंपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए। अब शुगर के इंपोर्ट को अगर प्रमोट करना है उस टाइम पे तो क्या करना चाहिए? इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम ड्यूटी लगता है, तो इस पर कस्टम्स माफ करना चाहिए, कम करना चाहिए, या बहुत ज्यादा लगा देना चाहिए? अगर प्रमोट करना है तो डेफिनेट सी बात है कस्टम्स माफ कर देना चाहिए। अब सर शुगर के इंपोर्ट पे कस्टम्स माफ करना है, मतलब कस्टम्स लॉ में अमेंडमेंट करना है। अब कस्टम्स लॉ में अमेंडमेंट करना है तो आपको पता है किसी भी लॉ में अमेंडमेंट करना तो कौन करेगा? पार्लियामेंट। अब किसी भी लॉ में अमेंडमेंट करना है कौन करेगा? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट का सेशन 4 दिन पहले ही खत्म हुआ है। अब क्या करेंगे? हवन करेंगे या 2-3 महीने इंतजार करेंगे तब तक शुगर फ्री? क्या करेंगे? अरे चाय में क्या नमक डालेंगे क्या? शक्कर तो चाहिए। तो क्या 2-3 महीने इंतजार करेंगे? नहीं। तो क्या करेंगे? हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फोन करेंगे कि कल दिन में 2 बजे मेरे को हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां चाहिए, भले तैर के आया, उड़ के आया। कोई नायक मूवी चल रही है क्या? नहीं। अब सर सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऐसे इमीडिएटली बुला नहीं सकते हैं, नेक्स्ट सेशन 2 से 3 महीने बाद होगा। अब करें तो क्या करें? इसलिए
इसलिए दोस्तों हमने क्या किया, हमने जब एक्ट बनाए, हमने मतलब पार्लियामेंट के थ्रू जब देश की जनता ने जब एक्ट बनाए, हमने जब कानून बनाए, तो हमने कुछ पावर, गवर्नमेंट के कुछ पावर हमने क्या किए, डेलीगेट कर दिए। उनको के बोलते हैं डेलीगेटेड पावर्स। परफेक्ट। हमने सेक्शन 25 बना दिया कस्टम्स एक्ट में और लिख दिया गवर्नमेंट हैज पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन टू एनी ऑफ द गुड्स फ्रॉम द लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी। हमने सेक्शन 11 बना दिया CGST एक्ट में और हमने वहां लिख दिया गवर्नमेंट हैज पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन टू एनी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द लेवी ऑफ GST। एग्जम्प्ट कर सकता है साहब। हमने सेक्शन 5A बनाया था एक्साइज में, हमने सेक्शन 93 बनाया था सर्विस टैक्स में। अरे आपने भी कई सारे एक्ट पढ़े होंगे, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, कई सारे एक्ट देखे होंगे और वहां पे आपने देखा होगा बोर्ड हैज पावर, गवर्नमेंट हैज पावर, कई सारे सेक्शन, कई सारे एक्ट में आपने देखे होंगे। वो कहां से आया पावर? वो पावर हमने दी है। 2000 डेलीगेटेड पावर्स, वो डेलीगेटेड पावर से जो हमने जब एक्ट बनाया तब ध्यान रखा कि साहब इस तरह की कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करना चाहिए, तो कुछ पावर हमने दिए, सारे पावर नहीं दिए। क्लियर? और हमने डायरेक्ट गवर्नमेंट को बोल दिया कि इन पावर्स को आप यूज कर सकते हो विदाउट द सैंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। वहां पार्लियामेंट के सैंक्शन की जरूरत नहीं होगी और डायरेक्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करके वहां अमेंडमेंट कर सकता है। आपने देखा होगा कई सारे सेक्शंस मिले होंगे। इसलिए नो डाउट गवर्नमेंट के सारे पावर पार्लियामेंट्री पावर है, थ्रू पार्लियामेंट ही चलेगा काम, पर कुछ पावर, सारे नहीं, कुछ पावर हमने क्या कर दिए, डेलीगेट कर दिए। क्लियर? बात समझ में आई? अब आप कह रहे होंगे मंगल पता नहीं ये बातें क्यों कर रहा है। अरे भाइयों और बहनों, आपको और मेरे को ये समझने की जरूरत है कि आखिर हमको पढ़ना क्या है। बच्चों आपने देखा होगा हमारे अमेंडमेंट्स हमको क्या क्या कवर करने हैं, किस डेट तक के अमेंडमेंट हमारे लिए रिलेवेंट होंगे, वो सब बातें हमको समझनी पड़ेगी। मैं लेक्चर 1 में ही बातें क्लियर कर देता हूं आपको कि कहां से क्या पढ़ना है आपको। बच्चों अगर आपके एग्जाम्स मई 2021 में है तो एज पर पॉलिसी ऑफ द ICAI 6 months before the month of the exams all amendments which are made effective are relevant for your exams. It means अगर आपके एग्जाम्स मई 2021 में है तो 31 अक्टूबर 2020 31 अक्टूबर 2020 तक जो भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए, इफेक्टिव हो गए, वो सारे अमेंडमेंट्स आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। और आप में से कुछ दोस्तों के एग्जाम्स होंगे नवंबर 2021 के लिए। जिनकी भी एग्जाम्स नवंबर 2021 है उनके लिए 30 अप्रैल 2021 तक के अमेंडमेंट्स जो एप्लीकेबल हो जाएंगे वो सब रिलेवेंट रहेंगे एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। क्लियर? तो फ्रेंड्स जिनके भी एग्जाम्स मई 21 में है उन सब के लिए हम अमेंडमेंट कवर करेंगे 31 अक्टूबर तक के। और ये बैच सारे अमेंडमेंट, ये जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं, ये जो बैच आप पढ़ रहे हो, जो आपने बैच लिया है, ये इसमें हम सारे अमेंडमेंट अप टिल 31 अक्टूबर 2020 अपडेट करेंगे और सारे अमेंडमेंट्स हम सब कवर करके पढ़ेंगे। पर जिनके भी एग्जाम्स नवंबर 21 है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनके अमेंडमेंट्स 30 अप्रैल तक के लिए रिलेवेंट रहेंगे। पर हाँ, नो डाउट ऑब्वियसली वो डेट अब तक आई नहीं है, इसलिए अभी जो हम अमेंडमेंट्स कवर करेंगे वो 31 अक्टूबर तक ही करेंगे। और अगर आपके एग्जाम्स नवंबर 2021 में हैं तो इन दो डेट के बीच में जो अमेंडमेंट होंगे वो अमेंडमेंट्स मतलब 1 नवंबर 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2021, इन दो डेट के बीच में जो ये 6 मंथ में जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे, ये सब अमेंडमेंट हम कंपाइल करके यूट्यूब पे अलग से लेक्चर डाल देते हैं विद अमेंडमेंट नोट्स, तो आपको उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। पर हाँ, अमेंडमेंट्स क्या होता है यार? दीज आर मियर इंप्रूवमेंट इन द लॉ, दीज आर फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, नथिंग एल्स। आप ये ध्यान रखिए, अगर आपने कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को पढ़ा है, अगर आपने प्रैक्टिकली चीज़ों को पढ़ा है, तो देखना अमेंडमेंट्स आपको अपने आप समझ में आएंगे और कभी टेंशन नहीं होगा। क्लियर? तो हाँ, अमेंडमेंट का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला बैच जो हम दे रहे हैं आपको, ये मई 21 और नवंबर 21 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सारे अमेंडमेंट्स कवर हो जाएंगे। ओके, तो दोस्तों बात करता हूँ वापस मैं आपके लिए कि आखिर ये सब बातें मैंने आपसे क्यों करी। ये बेसिक चीज समझ में आई। आता हूँ वापस मैं अपने बैक इस पॉइंट पर कि सरकार आखिर
हमने बातें क्यों करी, समझना 2 मिनट लिया। सर गवर्नमेंट कौन, गवर्नमेंट कौन, आवाज नहीं आ रही है, हम। सारे एक्ट कौन बनाएगा, हम। सारे लॉ चेंज कौन करेगा, हम, थ्रू पार्लियामेंट, नो डाउट। अब सरकार, अब ये भी आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि टैक्सेस आर दी रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन, हम। टैक्सेस पे कौन करता है, हम। ओहो, एक मिनट, टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन, हम, मतलब टैक्स लेने वाले भी हम, देने वाले वो भी हम। ओ ये क्या हो रहा है सर, तो सर ध्यान दीजिए, टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन, हम लोग हैं। बच्चों हम सबने क्या किया देश किसको चलाना है, हमको चलाना है। आज रोड बनानी है, एयरपोर्ट बनाने हैं, रेलवेज बनानी है, पुलिस वाले अपॉइंट करने हैं, कौन करेगा, हम। उनके लिए पैसा कहां से आएगा, सैलरी कैसे आएगी, सारे एक्सपेंसेस कैसे मीट आउट होंगे। तो हम सब ने क्या किया, म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम सब कुछ अमाउंट कॉन्ट्री करेंगे। वो जो अमाउंट हम कॉन्ट्री कर रहे हैं, दोज कॉन्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड टैक्स। जी हाँ, वो सब हमने डिसाइड किया है। इनकम टैक्स एक्ट हमने बनाया है, जीएसटी एक्ट हमने बनाया है। और क्यों, देश के लोग उसमें कॉन्ट्री करेंगे, एक फंड बनेगा और अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड। ये फंड कंट्रीब्यूट हम करेंगे, ये एक बड़ा फंड बनेगा और ये फंड हमारे लिए कॉमनली काम आएगा। आज पुलिस वाले हम सबके काम आते हैं ना यार, आर्मी हम सबके काम आती है, रोड, एयरपोर्ट, सब कुछ। ये जो गवर्नमेंट जो जितनी भी मशीनरी दिख रही है आपको, ये सब कुछ हमारे फंड्स के थ्रू चलती है। और फंड्स कैसे आता है, थ्रू टैक्सेस। नाउ देयर आर 2 वेज ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट। सर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सर टैक्सेस अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली आपसे ले रही है, मतलब जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है वही उसका बर्डन बोन कर रहा है, तो हो गया डायरेक्ट टैक्स। और टैक्स आपसे ले रहे हैं पर किसी और पर्सन के थ्रू ले रहे हैं, मतलब ले तो आपसे रही है गवर्नमेंट पर किसी और के थ्रू, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट डायरेक्टली आपसे नहीं ले रही है, किसी और इंटरमीडिएट के थ्रू ले रही है। इनडायरेक्टली ले तो आपसे रही ना साहब, इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, आपकी इनकम आपसे टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। वेल्थ टैक्स, आपका वेल्थ आपसे टैक्स, भले भी वेल्थ टैक्स होने की बात है, पर यस डायरेक्टली लेते थे हम। पर जीएसटी, आज मान लो आपने फॉर एग्जांपल ये मार्कर परचेज किया, ये पेन परचेज किया, साहब देखना ₹100 इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, मतलब आपने 100 रुपये दिया है, इट मीन्स इसमें टैक्सेस जो लगे वो भी आपने दिए। पर क्या आपने डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाके दिए क्या आपने डायरेक्ट मोदी जी को जाके दिया क्या गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जमा कराया क्या आपने टैक्स का, नहीं। आपने दिया होगा किसको साहब, उस दुकान वाले को, शॉपकीपर को, शोरूम वाले को, उस सप्लायर को। आपने उसका प्राइस दिया होगा और सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया होगा। क्लियर, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। लिया आपसे ही है पर डायरेक्टली नहीं, थ्रू सम अदर पर्सन। इनडायरेक्टली लिया आपसे पर लिया आपसे ही, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। यस सरकार, तो सर गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है, दोस टैक्सेस आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड आपकी इनकम पे टैक्स लग रहा है, डायरेक्टली आपसे ले लिया, दोस आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस। आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर पॉइंट। पक्का? तो ये बेसिक बातें थी जो मैंने आपसे शेयर करी। शायद ये सारी बातें आपको ऑलरेडी आती थी, पर हाँ आई थॉट कि वी शुड बिगिन विद द स्क्रैच एंड वी शुड लिंक ऑल दिस थिंग विद द बुक्स। ओके, चलिए हम अगली बात करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आखिर मैंने ये सब बातें आपसे क्यों करी। देखिए ध्यान से वापस से। ओके साहब, मेरा पॉइंट आपसे ये है, सुना बात को ध्यान से। सर ये सब बातें मैंने आपसे आखिर क्यों करी, मैं क्यों आपका माइंड इस तरफ डाइवर्ट कर रहा हूं कि आप पहले बेसिक चीजें सीखें, क्योंकि आपका माइंड पहले तैयार होना चाहिए कि टैक्सेस हम पे इम्पोज नहीं किए गए, मतलब हम जबरदस्ती दे रहे ऐसा नहीं। आप गवर्नमेंट को कोई पराया मत समझिए, गवर्नमेंट क्लब हम खुद ही है। एक्ट किसने बनाया, हमने बनाया। तो क्या गलत बनाए होंगे एक्ट, क्या प्रोविजंस गलत बनाए होंगे, नहीं, सही बनाए, हमारे लिए बनाए। पर हाँ उसके लिए माइंडसेट तैयार होना चाहिए। देखते हैं, एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मैंने आपको क्या समझाना चाहा है। आखिर गवर्नमेंट कौन, हम। ओके, तो सर एक जीएसटी की एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, इंटरेस्ट का। अगर कोई असेसी टैक्स पेयर टैक्स पे करने में लेट हो जाए तो फांसी है ना, मार डालेंगे उसको, नहीं। तो क्या होगा, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट, लेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट, ब्याज।
तो सरकार जब एसएससी, राइटिंग समझ मारी मेरी आपको, ये और बिगड़ेगी भी तो जब भी एसएससी टैक्स पे करने में लेट होता है, देन ही विल पे द इंटरेस्ट। एंड यू नो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? जनरली मैं बात कर रहा हूं अभी आपको एक आइडिया देने के लिए, कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। एसएससी जब टैक्स पे करने में लेट हो जाता है जीएसटी का, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। और मान लो कभी किसी केस में आपका रिफंड बनता है, आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया और किसी कारण से रिफंड बन रहा है, और रिफंड के केस में जब गवर्नमेंट आपको रिफंड देगी टैक्स का, तब गवर्नमेंट अगर लेट हो गई रिफंड देने में, देन गवर्नमेंट विल आल्सो पे द इंटरेस्ट। यस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नाउ गवर्नमेंट के लिए प्रोविजन क्या है, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया एंड योर एप्लीकेशन फॉर रिफंड इज वैलिड एप्लीकेशन, आपको रिफंड बनना है, और जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट करी उसके 60 डेज 60 दिन में रिफंड नहीं मिला, तो 60 दिन के बाद वाले पीरियड के लिए 61st डे से गवर्नमेंट विल पे द इंटरेस्ट। एंड यू नो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 6% पर एनम, 6%। है नहीं चोर? बहुत सारे लोग तो गाली दे रहे, ऐसी गाली तो बोल नहीं सकता मैं यहाँ पे साहब। अब आप मुझे बताओ, गुस्सा आ रहा है ना आपको कि यार हमारे लिए तो 18% पर एनम और खुद के लिए 6%, वो भी 61st डे से, और हमारे लिए एक दिन भी लेट हो तो एक दिन का इंटरेस्ट, ड्यू डेट के बाद नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट। गलत हो रहा है? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो क्या करें बताओ? अपने लिए भी 6% कर दें? बोला हाँ कर दो। तो हम क्या सोचेंगे, या तो हमारे लिए भी 6% कर दो या इनके लिए भी 18% कर दो साहब। देखते चलो, बात करते हैं, एनालाइज करते चीजों को। ओके, अगर मान लो हमारे लिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया, तो क्या होगा, पहले उस बात को कर लेते हैं सॉरी। अगर एसएससी टैक्स पे करने में लेट हो गया और उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट अगर 6% पर एनम कर देती है, तो सोचो क्या होगा। आज मान लो फॉर एग्जांपल आपको बैंक से लोन लेना हो, किसी बिजनेसमैन को अपने वर्किंग कैपिटल लोन लेना हो, सीसी लोन लेना हो, ओवरड्राफ्ट लोन लेना हो, तो साहब जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12 से 15%, 18%। बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन लेना है या मार्केट से लेना है, तो 12 से 15, 18% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसा लोगों से हायर भी लगना पड़ता है, पे करना पड़ता है इंटरेस्ट। तो वो क्या करेगा, अगर गवर्नमेंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम ही है, तो जानबूझ जीएसटी लेट पे करेगा वो। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए पर मंथ आपका जीएसटी पे करने का लायबिलिटी आता है। अगर किसी को 50 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए, तो आप उसको एडवाइस क्या करेंगे, एक काम कर 5 महीने जीएसटी मत पे कर अभी। उससे क्या होगा, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख करते हुए 50 लाख रुपए अरेंज हो जाएंगे, और 50 लाख रुपए उसको बोलना क्या, अब तू लेट पे करना। मतलब तेरा जो टैक्स बनता है वो 5 महीने लेट पे करना, पेमेंट की साइकिल 5 महीने लेट करो। उससे क्या होगा, 50 लाख रुपए आपको फंड इकट्ठे हो गए आपके पास, वर्किंग कैपिटल लोन अरेंज हो गया, और वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 6% पर एनम। जिंदगी में कोई इतना सस्ता लोन आपको नहीं दे सकता, और वो भी विदाउट एनी सिक्योरिटी, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं। अरे आपको किसी को अप्लाई भी नहीं करना है लोन के लिए, अरे माहौल इससे सस्ता लोन कहां मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला अगर हम यहां 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दे तो पब्लिक मजे ले लेगी। तो आप बताओ 6% पर एनम होना चाहिए क्या? नहीं। इसलिए मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, मार्केट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एसएससी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा है, 18% पर एनम रखा है। सही किया ना? बोला हाँ सही किया। लोग बोल रहे अरे हाँ सर अभी तो सही किया है, ठीक है हमारे 18 सही, इनके लिए भी 18 कर दो। सोचो अगर गवर्नमेंट जब रिफंड देने में लेट होती है, वहां अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम कर दे, वहां अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम कर दे, तो सोचो क्या होगा। अरे बच्चों, लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का नया वेंचर खुल जाएगा। अरे आज अगर एफडी कराते हो तो 6%, 7% मैक्सिमम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर गवर्नमेंट रिफंड करने में लेट हो जाए और वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% कर दे, तो लोग तो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा टैक्स जमा कराएंगे। और सर
अभी क्या होता है, रिफंड जब हमको डिपार्टमेंट से मांगना होता है तो हम ऑफिसर को बोलते हैं सर प्लीज प्लीज रिफंड करवा दीजिए साहब हमारा, और अगर 18% इंटरेस्ट कर दे तो ऑफिसर बोलेगा सर आपका रिफंड आ गया, आप क्या बोलोगे नहीं नहीं अभी रहने दे, अभी नहीं चाहिए, क्यों, 18% पर annum इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसलिए वहां अगेन मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, 6% पर एनम फॉर द गवर्नमेंट। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। अब आप मुझे बताइए, अगर 6% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्या गलत हो रहा है? नहीं। हमारे लिए अगर 18% पर एनम है तो क्या गलत हो रहा है? नहीं। यही 5 मिनट पहले हम बोल रहे थे क्या गलत हो रहा है हमारे साथ, बड़ी नाइंसाफी है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। हाँ है ना बच्चों? दोस्तों यही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। गवर्नमेंट कौन? हम। सारे एक्ट किसने बनाए? हमने बनाए। तो कोई भी एक्ट का प्रोविजन गलत नहीं बनाया हुआ है, और अगर वहां कोई एरर होगा या मार्केट कंडीशन को देखते हुए लगता है कि नहीं सही नहीं हो रहा है तो देखना वहां डेफिनेटली अमेंडमेंट्स आ जाएंगे। बच्चों यही चीजें हमको समझनी है, प्रैक्टिकली चीजों को सोचना है, कॉन्सेप्ट समझना है, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, कि सर आखिर प्रोविजंस ऐसा बना तो क्यों बना। देखो क्या बना, अगर आपने केवल इतना याद कर लिया, अगर आपने और मैंने केवल इतना याद कर लिया होता कि एसएससी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% पर एनम, गवर्नमेंट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, तो जिंदगी भर गाली देते हुए प्रोविजन को याद करते और रट लेते इसको, और वो याद नहीं हो पाता हमको। पर शायद जैसे ही हमने समझा कि आखिर क्यों किया है ऐसा, 18Q 6Q, तो शायद चीजें समझ में आई, अच्छा ओके, माइंड मैच्योरिटी से समझ रहा है चीजों को, और जैसे ही चीजों का आपको क्यों समझ में आता है, व्हाई इट इज, तो क्या हो रहा है वो अपने आप समझ में आएगा। दैट्स व्हाट द फंडामेंटल इज। एंड हाँ, हर सेक्शन, हर लाइन, हर प्रोविजन, हर रूल इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ बना हुआ है, बस वी नीड टू अंडरस्टैंड। जी हाँ, अगर हमने ये चीजों को समझ लिया तो देखिएगा हमारे लिए कितना शानदार हो जाएगा पढ़ाई करना। पढ़ाई करना मतलब सीखना, बर्डन बन गया है, मतलब पढ़ाई के लिए किसी को बोलते हो टेंशन आती है, क्यों, काम बन गया है, क्यों, वो घुस ही नहीं रहा अंदर, हो क्या रहा है आखिर। तो जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, देखना चीजें अपने आप समझ में आएगी, एंड दैट्स व्हाट इज माय टारगेट। तो आई होप आपको समझ में आया कि मैंने ये बेसिक्स क्यों पढ़ाया आपको, यही समझाने के लिए कि आखिर गवर्नमेंट कौन है, हम लोग हैं, सो दैट आपको पढ़ने का तरीका समझ में, आपको माइंडसेट समझ में, आपको कि क्या माइंडसेट से पढ़ना है अपने को। प्रोविजंस हमने ही बनाए, हमको समझने की जरूरत है बस। ओके चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम किससे, इनडायरेक्ट टैक्स से, हमारे सब्जेक्ट से। तो सरकार इनडायरेक्ट टैक्स, as far as our syllabus is concerned 100 मार्क का पेपर है सीए फाइनल। अब आउट ऑफ 100 मार्क्स 75 मार्क्स आर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, एंड 25 मार्क्स आर फॉर कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आईडीटी। आईडीटी 100 मार्क्स, 100 मार्क को डिवाइड कैसे किया बेटा, 75 मार्क्स, 75 मार्क्स आर फॉर जीएसटी, 25 मार्क्स आर फॉर कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। दोस्तों ये हमारा सिलेबस है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, पढ़ने में और भी मजा आएगा आपको। तो सर शुरू किससे करें, कस्टम से या जीएसटी से? देश की जुबा पर एक ही नाम, क्या हर ऑफिस में मैक्सिमम काम अगर अभी हो रहा है तो किसका हो रहा है, जीएसटी। हर महीने रिटर्न फाइल करने किसके, जीएसटी के। आइए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से हॉट टॉपिक ऑफ द इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं हम, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जी हाँ, दिल थाम के बैठेगा, माहौल बनेगा। जी हाँ, पर हाँ मैंने तो प्रिजम्पशन लिया है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, वी आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। दोस्तों ये कहने का मतलब ये ईगो में मत लेना, सर नहीं हमको तो बहुत सारा आता है, आपको तो मेरे से भी ज़्यादा आता है, मैं ये नहीं कह रहा, पर हम जो पढ़ रहे हो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम जीएसटी। पर जीएसटी पढ़ने से पहले मैं आपसे बात करूंगा आखिर ये जीएसटी क्यों आया। कुछ सालों पहले जब एक्साइज था, सर्विस टैक्स था, वेट था, क्या तकलीफ थी, क्या टेंशन थी, जिसकी वजह से इतना मेजर चेंज किया गया, जिसको मोस्ट इकोनॉमिक
टैक्सेशन के अंदर सबसे बड़ा चेंज कहा गया आज तक। स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा अमेंडमेंट हुआ ये। आखिर ये क्या था, आखिर ये क्यों हुआ, लेट्स सी कि क्या हुआ और क्यों हुआ। पर बच्चों मेरे को उसके लिए पहले आपको ले जाना पड़ेगा एक्साइज के दायरे में, वेट पढ़ना पड़ेगा, सर्विस टैक्स पढ़ना पड़ेगा। पर हाँ, मुझे भी पता है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं आपने ये बातें भी सुनी होगी, पढ़ी होगी, पर मैंने तो माना पहली बार पढ़ रहे हैं हम सब, पहली बार बात कर रहे हैं, हमको हर बात पढ़नी है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो बात आपको पढ़ा रहा हूँ हो सकता है आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हो, सुनी हो, देखी हो, पर उसको लिंक करना बहुत जरूरी है सब्जेक्ट के साथ जब आप पढ़ते हो। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पढ़ाई। ओके, तो सर शुरू करते हैं, बात करते हैं हम कि जब एक्साइज था, सर्विस टैक्स था, वेट था, तो क्या सिस्टम था, क्या लकुना था सिस्टम में, क्या तकलीफ थी और कैसे सिस्टम ऑपरेट होता था और कैसे जीएसटी आने के बाद चेंज हुआ है। ओके, तो पूरा सिनेरियो समझ में आएगा आपको। ओके, लेट्स बिगिन विद द इनडायरेक्ट टैक्स। ओके सरकार, सबसे पहली बात, जब जीएसटी नहीं था, 1 जुलाई 2017, यू नो द जीएसटी डे, और वही डॉक्टर्स डे भी बेटा, लिंक मत करना। ओके, अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि 1 जुलाई 2017 से पहले कौन कौन से टैक्सेस थे, मेजर टैक्सेस की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो कोई गुड्स को, तो गुड्स के मैन्युफैक्चरर को गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए एक टैक्स लगाया था, उसका नाम था एक्साइज ड्यूटी। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सेल कर रहे हो गुड्स का, सेल ऑफ गुड्स लगता था वेट, सेल्स टैक्स, या इंटरस्टेट सप्लाई तो सीएसटी। एंड अगर आप सर्विस सप्लायर हो तो आप पे लग रहा था क्या, सर्विस टैक्स। तो दोस्तों अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो आपने मैन्युफैक्चर किया गुड्स, इसलिए एक्साइज। अच्छा, मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बेचा भी तो होगा, तो बेचने पर वेट भी था। एंड ट्रेडिंग करने वाला केवल ट्रेडिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, तो ट्रेडिंग भी केवल वेट था। अभी हम सेल्स टैक्स, सीएसटी, हम सब बात को एक वेट वर्ड में ले रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी वेट था। एंड सर्विस सप्लायर पे था सर्विस टैक्स। ओके, चलो एक एक्साइज का एग्जांपल लेते हैं हम मैन्युफैक्चरर के लिए। लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर द एक्साइज एंड देन विल प्रोसीड टुवर्ड्स यू नो व्हाट द इशू वाज। देखिए ध्यान से सर, ओके देखिए ध्यान से, आप एक मैन्युफैक्चरर है। कौन है साहब, मैन्युफैक्चरर। मैं बात कर रहा हूं कब, 1 जुलाई 17 से पहले, जब आप छोटे थे। मैं भी छोटा था उस टाइम पे थोड़ा, पर मेरा पॉइंट आपसे ये है कि मान लो आप एक मैन्युफैक्चरर मार्कर के, ओके, ब्रांड नेम मंगल, ओके, माहौल जबरदस्त, ओके, यहां ध्यान रखिएगा रोज मार्कर बनेंगे, ओके, ब्रांड नेम मंगल। ओके, तो सर मान लो मैं मैन्युफैक्चरर हूं किसका, मार्कर का। मार्कर बनाने के लिए मैंने इनपुट परचेज किया, मैंने इनपुट परचेज किया से ₹100 में। जब मैंने इनपुट परचेज किया तो मान लो वो इनपुट मैंने मैन्युफैक्चरर से परचेज किया, उसने बिल पे चार्ज किया होगा एक्साइज ड्यूटी से 10%, टोटल 110। और मैं मान रहा हूं अभी वेट नहीं है, वेट को बाद में मर्ज करेंगे, पहले केवल एक्साइज समझते हैं। ओके, ये मेरे पास आया परचेज इनवॉइस, मैंने इनपुट परचेज किया 100 में, एक्साइज पे किया 10%, 10 रुपये, टोटल 110। अब सर ये 10 जो मैंने एक्साइज पे किया है परचेज पर, जब मैं मार्कर बना के सेल करूंगा, मार्कर बना के जब मैं सेल करूंगा तो अगेन मुझे इस पे क्या पे करना है, एक्साइज। इसलिए जब मैं सेल पे एक्साइज पे करूंगा तो गवर्नमेंट ने बोला कि तूने जो परचेज पे टैक्स पे किया उसका तेरे को क्या मिल जाएगा, सैनवेट क्रेडिट। तो मैंने 10 का सैनवेट क्रेडिट अवेल कर लिया या सैनवेट टेकन। सैनवेट टेकन कितने का, 10 का मैंने क्रेडिट ले लिया। ओके, आउट ऑफ 110, 10 का अगर मैंने क्रेडिट ले लिया तो मेरे लिए कॉस्ट हो गई कितनी बच्चों, अरे बोलो ना इतना तो, 100। वीडियो क्लास में हो पर मेरे को आपकी आवाज आ रही है, ध्यान रखना, आप जिस लैपटॉप पे या मोबाइल पे सुन रहे हो, मैं उन लैपटॉप और मोबाइल्स में भी सुन सकता हूँ, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा मान लो ना क्या है, पर आपको बोलना है। ओके सर, मैंने सैनवेट क्रेडिट 10 का ले लिया, कॉस्ट हो गई कितनी, 100। अब मैंने अपना रॉ मटेरियल दूसरा ऐड किया होगा, अपने प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह सब कुछ, मेरी कॉस्टिंग, मैंने वैल्यू एडिशन किया, टोटल कितना, 40। इसमें मेरा सारा खर्चा भी आ गया, मेरे मार्जिन भी आ गए, दीज आर कॉल्ड वैल्यू एडिशन। यस, मैंने वैल्यू एडिशन किया ₹40 का। ओके, टोटल हो गया कितना, 140। इसमें मेरा मार्जिन भी आ गया, ये आ गई साहब क्या, सेल प्राइस, आउटपुट गुड्स।
आउटपुट गुड्स मान लीजिए सर 140 का। अब सिंस मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने मैन्युफैक्चर करके सेल किया है, तो मैन्युफैक्चर करने में क्या लगेगा साहब, एक्साइज। अभी वेट को हम इग्नोर कर रहे हैं सर। 14 टोटल 154 इनडायरेक्ट टैक्स है, मैंने कस्टमर को बिल बनाया 154 का, उससे 14 क्या लिया है, एक्साइज लिया। एक्साइज क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब सर ये एक्साइज मेरे को पे करना है गवर्नमेंट को। अब जब गवर्नमेंट को मैं 14 रुपये एक्साइज पे करूंगा, तब मुझे गवर्नमेंट ने कहा था क्या, ये 10 का तूने क्रेडिट लिया है, 10 का कम पे करना है, तो उस 10 के मैंने सैनवर्ड क्रेडिट को यूटिलाइज कर लिया, यूज कर लिया, एंड बैलेंस 4 मैंने पे कर दिया। एक तरह से 10 रुपये वो एडवांस टैक्स था, रिमेनिंग 4 मैंने अभी पे कर दिया। क्लियर। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितना मिल गया, 14। कस्टमर से कितना लिया, 14। अच्छा, कस्टमर ने क्या परचेज किया, मार्कर, कितने में परचेज किया, 140 पर, और सर उस पर रेट ऑफ टैक्स कितना है, 10%, तो 140 का 10%, 14 परफेक्टली गवर्नमेंट को परफेक्ट टैक्स गया, कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर से भी 14 ही गया सब। क्लियर, डन। दिस इज व्हाट द फंडा ऑफ सैनवर्ड क्रेडिट इज। ओके, अब सर ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनना इन बातों को, ये मत सोचना बहुत सालों तो आराम से बैठ गए, अरे एक्साइज चल रहा, चलने दो, अभी 2 साल बाद जीएसटी आएगा, अरे पता ही नहीं पड़ेगा, जीएसटी इससे कन्वर्ट कर दूंगा फटाफट में। दिल थाम के सुनिएगा, ध्यान रखना पूरा इधर। ओके, तो सर यार मेरा पॉइंट आपसे ये है कि आखिर ये ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को जो मैं पूछ रहा हूँ, बहुत बार सुन लिया होगा आपने, जिसने भी मेरी क्लासेस आपको रेफर करी है, ये डायलॉग तो उसने आपको बोल ही दिया होगा कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या सर, परचेज पे टैक्स पे किया है इसलिए क्रेडिट मिला है। ओके, इफ दिस इज द रीजन, लेट्स हैव एन एग्जांपल। चलो सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मान लो यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ, मार्कर नहीं, मार्कर मैं बनाता हूं, ओके, पेन। ओके, यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पेन। और मान लो पेन इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, पेन इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, मतलब पेन जब मैन्युफैक्चर करेंगे आप उस पर कोई एक्साइज पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, मान लो आपने पेन बनाने के लिए अगेन कुछ इनपुट परचेज किए। अच्छा, पेन एग्जम्प्ट है भाई, इनपुट और एग्जम्प्ट है, उस पर आपने 10% 10 रुपये टैक्स पे किया, टोटल 110। ओके, अब आपका ये परचेज बिल है। क्लियर, परचेज पे आपने 10 रुपये एक्साइज पे कर दिया, पर सिंस आपके सेल पे एक्साइज एग्जम्प्ट है, सेल पे एक्साइज नहीं लगता है, तो गवर्नमेंट ने क्रेडिट देने से मना कर दिया, सैनवर्ड क्रेडिट मना कर दिया कि कोई सैनवर्ड क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर, तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, 110। आपने अगेन मान लो वैल्यू एडिशन किया, कितना सर, 40, टोटल 150। ये क्या बन गया भाई साहब, पेन बन गया। इस पे एक्साइज कितना है, जल्दी बताओ लड्डू। ये 150 का आपका बिल बन गया, कस्टमर को आपने गुड्स बेच दी। अब आप मुझे बताओ कि आपके सेल पे एक्साइज लगा क्या, नहीं। क्या कोई डबल टैक्सेशन हुआ है, नहीं। कोई मल्टीपल टैक्स हुआ है, नहीं। कोई कैस्केडिंग इफेक्ट, नहीं। तो बताओ, गवर्नमेंट ने अगर परचेज पे जो आपने टैक्स पे किया उसका सैनवर्ड क्रेडिट देने से मना कर दिया, तो क्या गलत किया है, किया नहीं। अभी अभी आपने कहा था कि सर परचेज पे टैक्स पे किया है इसलिए क्रेडिट मिलता है। अरे परचेज पे अगर टैक्स पे करने से क्रेडिट मिलता तो यहां पे भी क्रेडिट मिलना चाहिए था। दोस्तों, परचेज पे टैक्स पे किया है इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता, तो क्रेडिट क्यों मिलता है सर, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखो, योर आंसर इज गुड बट नॉट परफेक्ट, एंड यू नो गुड इज नॉट इनफ, परफेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो सरकार, इन केस ऑफ जीएसटी, इन केस ऑफ जीएसटी देखो ध्यान से आप, मैं बार बार कलर चेंज कर रहा हूं, मजा आ रहा है आपको, माहौल आपका फेवरेट कलर हो तो मुझे मैसेज कर देना, माहौल कर देंगे उसका भी हम। ओके, आप मुझे बताइए कि सर आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, दिल थाम के सुनेगा, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स ₹100, विच इंक्लूड्स ₹100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। तो यार उस 100 पे 2 बार टैक्स लग जाएगा, मल्टीपल टैक्स हो जाएगा,
और अगर इस 10 का क्रेडिट नहीं दिया तो वो भी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा और उस टैक्स पे भी टैक्स लग जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। आई एम रिपीटिंग द आंसर, ध्यान से सुनिएगा और फिर मैं डिटेल में आपको समझाता हूं कि आखिर ये कैस्केडिंग इफेक्ट और मल्टीपल टैक्सेशन क्या होता है। सरकार 10 का क्रेडिट क्यों मिला, दिल थाम के वापस सुनिएगा, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है। ध्यान रखना ये वो मंत्र है जिसके थ्रू मैं पूरा इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा दूंगा। ध्यान रखना 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स ₹100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पर टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। माहौल देखते हैं आखिर ये मल्टीपल टैक्स क्या होता है, आखिर ये कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। आइए बच्चों, यहां हम समझते हैं कि मल्टीपल टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट, इनका क्या इंपैक्ट है। सुनो ध्यान से। सर अल्टीमेटली आपने क्या बनाया सर, मार्कर। क्लियर, मार्कर बना के हमने कस्टमर को भेज दिया। ओके अच्छा, अब अगर सोचो अगर 10 का क्रेडिट नहीं मिलता तो क्या होता, पहले हम वो समझते हैं। तो उससे मल्टीपल टैक्स क्या होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, पूरा क्रिस्टल क्लियर जिंदगी भर के लिए और जिंदगी ये बात भी। सर अगर क्रेडिट नहीं मिलता तो क्या होता, इनपुट 100 का परचेज किया, 10 रुपये टैक्स पे किया, टोटल 110। अगर 10 का कोई सैन्युअल क्रेडिट नहीं मिलता, कोई सैन्युअल का सिस्टम होता ही नहीं, तो आपकी कॉस्ट होती कितनी बच्चों, 110। आपने वैल्यू एडिशन का कितना 40, टोटल 150। अरे हाँ है ना, क्लियर। ये आपका आउटपुट गुड्स बन गया, उस पर एक्साइज लगता अगेन कितना 10%, होता कितना 15। ये 10% आपके इनपुट पर टैक्स लगा था बच्चों, माहौल। ओके साहब, ये आपका सेल इनवॉइस बन गया कितने का, 165 का। इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टमर साहब 165 लेते हैं। आप दिल थाम के देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिल रहा है, 10 रुपये टैक्स यहाँ मिला, क्योंकि क्रेडिट नहीं मिला इसलिए पूरा 15 आपने यहाँ और पे किया, टोटल 25 रुपये आपने टैक्स पे किया है। ध्यान रखिएगा। जबकि अगर विदाउट टैक्स वैल्यू ऑफ गुड्स देखते हैं तो केवल 140 आता। अच्छा 140 कैसे आता, 100 रुपये इनपुट का कॉस्ट, 40 रुपये आपका वैल्यू एडिशन, टोटल 140। अरे 165 में से 25 लेस कर दो ना यार, तो 140 बचा ना आपका। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स। अब आप देखिए वैल्यू ऑफ गुड्स जो है वो केवल 140 है और रेट ऑफ टैक्स इस पर 10% था, होना चाहिए 14, हो कितना रहा था 25। गलत हो रहा था ना ये। जी हाँ, अभी गलत कैसे हो रहा था वो भी डिटेल में बहुत डेप्थ में जाके बात करते हैं। देखिए 25 का पूरा ऑपरेशन करते हैं अपन। 25 कैसे आया सब, 10 यहां लगा प्लस 15 यहां लगा सर। अच्छा 10 कैसे आया सर, 10% ऑफ 100 क्या था सर, इनपुट। अब सर 15 कैसे आया बेटा, 10% ऑफ 150। 150 इज व्हाट, वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ आउटपुट। अच्छा 150 कैसे आया आपका, अगेन 100 प्लस 10 प्लस 40, ऐसे आया ना सर। अच्छा 150 पे 10% लगा, मतलब 100 पे भी 10% लगा, इस पे भी 10% लगा और इस पे भी 10% लगा। अब साहब 100 का 10% 10, 10 का 10% 1, 40 का 10% 4, टोटल कम्स टू 15। ये हमने पूरा ब्रेकअप कर लिया। अच्छा ये 100 क्या था सर, आपका वैल्यू ऑफ इनपुट। 10 क्या था, एक्साइज ड्यूटी। 40 क्या था, वैल्यू एडिशन। क्लियर। अब इसको हम एनालाइज करते हैं सर। देखिए ध्यान से, यहां सबसे पहले टैक्स लगा 10, जो 100 पे लगा था इनपुट की वैल्यू पे 10 रुपये। अच्छा इनपुट मैन्युफैक्चर किया, बेचा, 10% टैक्स था, 10 लग गया। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं साहब। ओके अगली स्टेप पे आए, अगली स्टेप पे आए, देखा ये क्या है 10 किस पे लगा, 100 पे। 100 क्या है, वैल्यू ऑफ इनपुट। क्या बात कर रहे हो, इस इनपुट पे तो हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं और इसी इनपुट पे वापस से टैक्स। जी हां, जिस वैल्यू पे हम टैक्स पे कर चुके उसका क्रेडिट नहीं दिया तो क्या हुआ, जब हमने सेल प्राइस पे टैक्स लगाया तो उस वैल्यू पे तो वापस से टैक्स लग रहा है सर।
तो इस इनपुट पे वापस से टैक्स लग रहा है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन। देखो यहाँ पे मैंने 2 स्टेप लिए, इनपुट से एक आउटपुट बनाया, अब उस आउटपुट से दूसरा आउटपुट, तीसरा आउटपुट बनता, तीसरे से चौथा बनता, तो सर डबल टैक्सेशन, ट्रिपल टैक्सेशन, 4 टाइम टैक्सेशन, इसलिए इसको कहते हैं क्या, मल्टीपल टैक्सेशन। ऑलवेज बेटर वर्ड टू यूज इज मल्टीपल टैक्सेशन इंस्टेड ऑफ डबल टैक्सेशन। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। जी सरकार, जिस प्राइस पे हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं उस प्राइस पे वापस से टैक्स, जिस अमाउंट पे हमने टैक्स पे कर दिया उस पे वापस से टैक्स, बार बार टैक्स, इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्स। देखिए साहब, अगली चोरी हमने गवर्नमेंट की पकड़ी कि सर ये क्या है, एक्साइज, एक्साइज पे एक्साइज। अरे भाई, आपको वैल्यू पे टैक्स चाहिए या एक्साइज पे एक्साइज चाहिए? क्लियर? तो सर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगेन दिस इज रॉन्ग पॉइंट। अब सर हमने यहां गवर्नमेंट को बोला नहीं चलेगा, एक्साइज पे एक्साइज, सेम टैक्स पे सेम टैक्स, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। इसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। तो सर मल्टीपल टैक्सेशन, कैस्केडिंग इफेक्ट, इसको हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप जो टैक्स पे करिए केवल वैल्यू एडिशन पे करिएगा। देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, 40 रुपये वाला। 40 क्या है, वैल्यू एडिशन है। देखो ध्यान से, 40 क्या है, वैल्यू एडिशन। और वैल्यू एडिशन पे 10% टैक्स 4 चलेगा साहब, क्योंकि इस पे पहले टैक्स नहीं लगा, वैल्यू का पार्ट है, लगना चाहिए, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको क्या एक्सेप्ट हुआ, एक तो ये बिल्कुल सही हो रहा है, सेकंड ये बिल्कुल सही हो रहा है। मतलब इनपुट पे टैक्स लगा, ओके, फिर आउटपुट पे टैक्स लगे, केवल वैल्यू एडिशन पे वो चलेगा। हाँ है ना, इसलिए तो नाम आया क्या कि नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स लगेगा केवल वैल्यू एडिशन पे। वैल्यू एडिशन पे टैक्स इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। और वैल्यू एडेड टैक्स का नाम ही क्या है, वेट। और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स की अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं सेनवेट। सेनवेट मतलब सेंट्रल वेट। क्लियर? तो दिस इज व्हाट द फंडा ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। और सर यही फंडा था किसका, सेनवेट क्रेडिट का। और सर सिंस मल्टीपल टैक्स हो रहा था, क्या हो रहा था, मल्टीपल टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट, इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई, 10 का क्रेडिट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब देखो ध्यान से, वापस आइए, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, दिल थाम के देखिए, पूरा ऑपरेशन हो गया एक वर्ड का। तो सर सिंस सेल पे जो टैक्स लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स जो लगाना है केवल वैल्यू एडिशन पे लगाना है। पर आप देखिएगा कभी भी सेल बिल जो बनता है उसमें पूरी सेल प्राइस पे टैक्स लगाता है सप्लायर, केवल वैल्यू एडिशन टैक्स नहीं लगाता है। सिंस पूरी सेल प्राइस पे उसको टैक्स लगाना है, अब सेल प्राइस पे टैक्स लगाएगा तो जिस वैल्यू पे उसने परचेज किया था इनपुट, उस पे वो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका, और वापस से पूरी सेल प्राइस इंक्लूडिंग 100 उस पे वापस से टैक्स लग जाएगा। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, माहौल होगा, 10 का क्रेडिट मिलेगा। क्लियर? तो अब मैं आपके साथ वापस से रिपीट कर रहा हूं, और हाँ फिर मैं पूछूंगा और आप बोलेंगे। क्लियर? समझे? आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, मेरे साथ बोलेंगे आप लोग। मैं सुन रहा हूं वीडियो क्लास, ध्यान रखना। सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स ₹100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, 10 का क्रेडिट मिला। क्लियर? ध्यान रखिएगा, कोई शॉर्टकट मत मारिएगा। ये जो मेरे पूरा पॉइंट बोला है, पूरा सेंटेंस बोला है, ये परफेक्शन के साथ बोला है। क्लियर? और हाँ ध्यान रखिएगा, गुड इज नॉट इनफ, परफेक्शन इज रिक्वायर्ड। इसमें एक एक वर्ड कवर हो गया बच्चों। क्या होगा, अगर आप बोलेंगे परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता, तो कुछ केस में सही होगा, पर कुछ केस में सही हुआ, बाकी में। क्लियर? तो वी नीड परफेक्शन। तो फ्रेंड्स आपको पूरा ढंग से समझ में आना चाहिए। शायद ये चीज याद भी हो गई, समझ में आ गई कि आखिर क्रेडिट क्यों मिल रहा है। ओके, तो सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला, मेरे को आंसर चाहिए आपसे। यस सर, आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला। आंख बंद, आंखें बंद, अरे आंखें बंद। वीडियो क्लास में वो दिख रहा है, ध्यान रखना, मिरर इमेज कर लेते हम तो, दिखता है हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर। तो सर आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला, ध्यान रखिए। केवल याद नहीं करना, फील करना आपको कि आखिर क्रेडिट क्यों मिल रहा है। 10 का क्रेडिट क्यों मिला, आंखें बंद, आप फील करिए, देखिए आखिर टैक्स जो लग रहा है वो पूरे आंखें वापस खुल गई आपकी, बंद। टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है, और मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, 10 का क्रेडिट
मिला। ओम शांति शांति। धीरे से आँख खोलिए, धीरे से आँख खोलिए और जबरदस्त माहौल। क्लियर, पक्का, ओके। तो आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला, ये फंडा समझ में आया बच्चों आपको? ओके, तो सर अब एक काम करते, अगले स्टेप पे चलते हैं। जो फंडा सैनविट का है एब्सोल्युटली सेम फंडा वेट का है, बस फर्क क्या है? सैनविट वाज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बस यही फर्क है। चलो एक काम करते हैं, हम सैनविट और वेट दोनों को साथ में लेके चलते हैं। अगेन एक मैन्युफैक्चरर का हम एग्जांपल ले लेते हैं, और मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल लेके हम बात कर लेते हैं कि उस पर अगर एक्साइज और वेट दोनों लगता है तो कैसे काम चलेगा साहब। सैनविट प्लस वेट। आइए सरकार, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आपने इनपुट परचेज किया से ₹100 में, उस पर आपने एक्साइज ड्यूटी पे किया से 10%, 10 टोटल 110। अब ओके मैं स्क्रीन चेंज करना भूल गया, माहौल एकदम जबरदस्त। ओके देखिएगा ध्यान से वापस से। ओके, सैनविट प्लस वेट। अच्छा मैं स्क्रीन चेंज करना भूल जाऊँ तो आप तो चेंज कर दिया करो। क्लियर? मेरे को बोलते ही नहीं है आप लोग, पता कैसे पड़ेगा? मैंने इसलिए कहा आप बोला करो। ओके, तो सर सैनविट प्लस वेट, मैंने मान लो इनपुट परचेज किया कितने में? 100 में। जब इनपुट परचेज किया तो वो मैन्युफैक्चरर से परचेज किया, उसने एक्साइज लगाया होगा साहब। एक्साइज कितना? 10% होता है 10, टोटल 110। ओके, अब जब उसने बेचा होगा तो वेट भी तो लगाया होगा, और वेट लगता था पूरे 110 पे। जी हाँ, एक्साइज के अमाउंट पे भी वेट था, से 4% वॉज दी वेट, कम्स टू 4.40, टोटल कम्स टू 114.40। ये मेरा पूरा परचेज इनवॉइस प्रैक्टिकली बनता था जब एक्साइज और वेट दोनों होते थे। क्लियर? ध्यान से सुनना बच्चों ये एग्जांपल्स। अरे यही तो CGST और SGST होने वाला थोड़ी देर बाद, अभी रुको। हाँ थोड़ा कंट्रोल अपने आप पे, हाँ माहौल। सर आपने इनपुट परचेज किया 100 में, 10 रुपये एक्साइज पे किया, 4.4 उस पे वेट पे किया। अब आपने ये इनपुट परचेज करके आउटपुट गुड्स बनाया, और आउटपुट गुड्स पर एक्साइज और वेट दोनों लगता है मान लो। क्लियर? तो सिंस आपकी सेल पे एक्साइज लगने वाला है, परचेज पे एक्साइज पे किया है, आपको क्या मिल जाएगा सरकार? सैनविट क्रेडिट। सैनविट क्रेडिट टेकन कितना बच्चों? 10। आपने परचेज पे वेट पे किया है, वेट का क्रेडिट आपको मिलेगा साहब, सेल पे भी वेट लगने वाला आपका, तो वेट क्रेडिट टेकन कितना? 4.40। ओहो बहुत बढ़िया माहौल। ओके सर, अरे आउट ऑफ 114.40 में से 10 का आपने सैनविट क्रेडिट ले लिया, 4.4 का आपने वेट क्रेडिट ले लिया, तो आपकी कॉस्ट कितनी है बच्चों? 100। आपने वैल्यू एडिशन किया, मार्जिन रेट किया कितना? 40, टोटल कम्स टू 140। क्लियर? अब आप जब मार्केट बना रहे हो, गुड्स बना रहे हो, क्या लगेगा? एक्साइज से 10% कितना होता है बेटा? 14, टोटल 154। अगेन सेल करोगे इसलिए क्या लगेगा? वेट से 4%, 6.16, टोटल कम्स टू 160.16। ये मेरा सेल इनवॉइस बनेगा सर मेरे आउटपुट गुड्स का। आउटपुट पर एक्साइज भी है और वेट भी है। सर ये मैंने सेल बिल बनाया, अब ये सेल बिल इनवॉइस जब मैंने जनरेट किया होगा, कस्टमर को दिया होगा, उससे मैंने 160.16 लिया, इसमें से 14 क्या है? एक्साइज। किसको पे करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है। जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करूंगा, कैसे पे करूंगा साहब? 10 का सैनविट क्रेडिट यूज करूंगा, यस सर, और बैलेंस 4 पे कर दूंगा। 6.16 क्या है? वेट। किसको पे करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को। जब मैं स्टेट गवर्नमेंट को पे करूंगा, कैसे पे करूंगा साहब? 4.4 का वेट क्रेडिट यूज करूंगा, बैलेंस 1.76 पे कर दूंगा। क्लियर? समझे मेरी बात? ओके, दिस इज हाउ एक्साइज एंड वेट was operating, सैनविट एंड वेट was operating together। समझ में आया पॉइंट? अब मेरा सर क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, अब दिल थाम के बैठेगा, दिल थाम के बैठेगा सर। जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर मुझे आप देंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? जी हाँ, आई नीड आंसर फ्रॉम यू जल्दी से, क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। डन। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये नहीं था मेरा क्वेश्चन था आखिर ये
4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर सेम आंसर, ये लिखे होगा एग्जाम में कि जो हमने पढ़ा था वही सेम आंसर, ऐसा एग्जाम में आंसर लिखना पड़ेगा। बोलो जल्दी से कि आखिर ये 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला। दिल थाम के देखिएगा, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 154 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स ₹110 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द वेट, और वापस से पूरे 154 इंक्लूडिंग 110 पे वेट लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 4.4 का वेट क्रेडिट मिला है। मतलब सेनवेट हो या वेट हो, कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली सेम, केवल फिगर चेंज हुए। एब्सोल्युटली चेंज, एब्सोल्युटली सेम। आपकी आवाज नहीं आएगी तो मैं ध्यान रखना, कुछ भी पढ़ा दूंगा। तो सरकार बात समझ में आपको मेरी है 100%। तो सर देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेप्ट। क्लियर? फर्क इतना सा था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स थे और ये स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स है। क्लियर? यही फर्क है सेनवेट और वेट में। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आपने एक्साइज किसको पे किया होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। वेट किसको पे किया होगा? आपकी स्टेट गवर्नमेंट को। आप मुझे बताओ, अगर आपने टैक्स पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को तो क्या स्टेट गवर्नमेंट उसका क्रेडिट देगी, या वाइस वर्सा? आपने टैक्स पे किया स्टेट गवर्नमेंट को तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसका क्रेडिट देगी आपको? नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपने वेट का भी क्रेडिट ले रखा है और सेनवेट क्रेडिट भी ले रखा है, वेट एंड सेनवेट दोनों अगर आपने क्रेडिट ले रखे हैं और अगर मान लो आपके पास वेट का क्रेडिट एक्स्ट्रा है, तो क्या वेट का क्रेडिट एक्साइज में काम आएगा? नहीं। क्या एक्साइज का सेनवेट क्रेडिट वेट में काम आएगा? नहीं। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्रेडिट देगी, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे किया तो स्टेट गवर्नमेंट क्रेडिट देगी। क्लियर? इसलिए वेट और सेनवेट आपस में काम नहीं आते। क्लियर? पक्का? लॉजिकली भी क्लियर है सर, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, 100% डन। तो सर सेनवेट और वेट का फंडा समझ में आया कि नहीं आपको? पक्का? क्लियर? डन। आइए सर अगली बात करते हैं हम अगली बात की तरफ बढ़ते हैं अब हम। सुना बच्चों ध्यान से कि इन केस ओके, सुना बात ध्यान से कि यार 3 सेक्टर होते हैं, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चर सेक्टर और ट्रेडिंग सेक्टर। अब सर मैन्युफैक्चरर अगर आप है तो आपने गुड्स को मैन्युफैक्चर भी किया है और सेल भी किया है। अब यार मुझे एक चीज बताओ आप, तो अगर आप मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप है तो आपने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया, इसलिए एक्साइज भी लगेगा और वेट भी लगेगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो सिंस आपके सेल पे एक्साइज भी लग रहा है और वेट भी लग रहा है, तो आपको एक्साइज का भी क्रेडिट मिलेगा और वेट का भी क्रेडिट मिलेगा अगर आपने परचेज पे टैक्स पे किया तो। पर अगर आप एक ट्रेडिंग करने वाले पर्सन है, आप एक ट्रेडर है, तो सिंस आपकी सेल पे केवल वेट लग रहा है, ट्रेडर पे एक्साइज नहीं लगता, तो सर उसने परचेज पे अगर एक्साइज पे भी किया होगा तो उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा। पर अगर परचेज पे वेट पे किया होगा तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि उसकी सेल पे एक्साइज नहीं लग रहा है, वेट लग रहा है, वेट का क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आप सर्विस सप्लायर है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सर्विस सप्लाई करते हो तो सर्विसेज में क्या लगता है? सर्विस टैक्स। और हाँ, सर्विस टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्विस टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर एक्साइज आपने पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, आप सर्विस टैक्स पे कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सर ध्यान दीजिएगा, एक्साइज हो या सर्विस टैक्स हो, दोनों सिंस एक ही गवर्नमेंट गुजारा था, इसलिए दोनों का क्रेडिट दोनों के लिए मिलता था। मतलब एक्साइज और सर्विस टैक्स दोनों नाम अलग अलग थे, टैक्सेस एक ही थे, दोनों का क्रेडिट आपस में मिलता था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सर्विस सप्लायर है और अगर आपकी सर्विसेज पे क्या लग रहा है सर? सर्विस टैक्स। आपकी सेल पे लग रहा है सर्विस टैक्स, पर सर्विसेज पे वेट नहीं था, सिंस सर्विसेज पे लग रहा है सर्विस टैक्स, परचेज पे एक्साइज पे किया, उसका आपको सेनवेट क्रेडिट मिल जाएगा, पर परचेज पे वेट पे किया उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर? इसलिए सर्विस सप्लायर को सेनवेट क्रेडिट मिलता था पर वेट क्रेडिट नहीं मिलता था। अगर मैं मैन्युफैक्चरर की बात करूं तो मैन्युफैक्चरर पे सिंस एक्साइज भी था और वेट भी था, तो उसको एक्साइज, सर्विस टैक्स, वेट सबका क्रेडिट था। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको केवल वेट का क्रेडिट मिलेगा, अगर आप एक सर्विस सप्लायर हो तो आपको केवल सर्विस टैक्स या एक्साइज का क्रेडिट मिलेगा पर वेट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे क्या तकलीफें थी, हम वहां पे आ गए। देखो अब तक हमने पढ़ा क्या था, अब हम बात करें क्या तकलीफ थी। सुनिएगा ध्यान से बात को। सर मान लो हम एक सर्विस सप्लायर है, मानना क्या हमें ही ना, तुमको डाउट है क्या? सर हम एक सर्विस सप्लायर है, क्या करते सर? हम सर्विस सप्लाई करते हैं, कमर्शियल ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विसेज देते हैं हम सर। अब सर अभी जीएसटी नहीं है, सर्विस टैक्स की बात चल रही है सर।
सर्विसेज भी क्या लगता है, सर्विस टैक्स। अब सर हमने आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ये वीडियो क्लास रिकॉर्ड करने के लिए मान लो कैमरा परचेज किया, लैपटॉप परचेज किया, लाइट परचेज किया, अरे आपने भी तो अपने ऑफिस में इतनी सारी चीजें देखी होगी, फैन देखा होगा, अरे लाइट का बोर्ड देखा होगा, कंप्यूटर देखा होगा, टेबल कुर्सी चेयर जो देखा आपने, ये सब परचेज किया। इनके परचेज में क्या पे किया साहब? अगर आप सर्विस सप्लायर है आपकी सेल पे लगेगा सर्विस टैक्स, परचेज पे अगर पे किया होगा एक्साइज तो एक्साइज का सैन्युअल क्रेडिट मिल जाएगा, पर वेट का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर आप एक सर्विस सप्लायर है। अब दुख देखना है, ये दुख था, मेरे को भी था, 10 का क्रेडिट बहुत पड़ा है लोगों को, पर क्रेडिट मेरे को भी नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? सुनिएगा ध्यान से। सर सर्विस सप्लायर को एक्साइज का सैन्युअल क्रेडिट मिलता था, पर एक्साइज का सैन्युअल क्रेडिट उसको तभी मिलेगा अगर उसके परचेज बिल पे क्या लिखा होगा, एक्साइज ड्यूटी। अब परचेज बिल पे एक्साइज कब लिखा होगा बेटा? जब वो मैन्युफैक्चरर से परचेज करेगा, या पहले कॉन्सेप्ट थे फर्स्ट स्टेज डीलर और सेकंड स्टेज डीलर, जो बहुत रेयरली कुछ थे, अभी इग्नोर करो उसको आप। अगर आप मैन्युफैक्चरर से परचेज करोगे, मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करोगे, तो ही तो वो परचेज बिल पे क्या लगाएगा, एक्साइज। और परचेज बिल पे एक्साइज होगा तो एक्साइज का क्रेडिट मिलेगा। परचेज बिल पे अगर एक्साइज होगा ही नहीं तो क्रेडिट की बात तो आएगी नहीं सर। अब मतलब मैं एक सर्विस सप्लायर हूं, मेरे को एक कैमरा चाहिए, मेरे को कैमरा पे जो एक्साइज पे किया उसका क्रेडिट अगर चाहिए तो आई शुड बाय दिस कैमरा डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। अब प्रैक्टिकली बताओ मुझे, आप एक लैपटॉप परचेज करना है, एक साहब लाइट सेटअप परचेज करना है, माइक सेटअप परचेज करना है, क्या आप मुझे बताओ ये मार्कर परचेज करना है, ये पेन परचेज करना है, मैं मैन्युफैक्चरर के पास जाऊंगा? पता है आपको ये कैनन का कैमरा, इसका मैन्युफैक्चरर क्या है पता है आपको? गुड़गांव, गुरुग्राम। अब एक कैमरा परचेज करना है, ये 2 एसी परचेज करने हैं, मैं कहाँ जाऊंगा? अगर क्रेडिट चाहिए तो कहाँ जाऊंगा? गुरुग्राम। मुंबई से गुरुग्राम, क्यों? क्रेडिट मिलेगा सर। पहली बात तो मैं वहां जाऊंगा नहीं, और चला भी गया, उसको मैंने बोला 2 एसी चाहिए भैया, बोला 2 ट्रक एसी दो, मैन्युफैक्चरर पास गया डायरेक्ट फैक्ट्री, 2 एसी चाहिए, बोला वो समझे 2 ट्रक भर के एसी दो, मैंने कहा 2 ट्रक भर के नहीं 2 एसी, बोला बाहर निकल। पहली बात मैं वहां जाऊंगा नहीं, सेकंड बात चला गया तो मेरे को बेचेगा नहीं, वो रिटेल में थोड़ा काम कर रहा है यार। तो प्रैक्टिकली बात करें, हम किससे परचेस करेंगे? हमारे आसपास जो शोरूम होगा, कोई ट्रेडर वाला होगा या दुकान वाला होगा, उससे परचेस करेंगे यार हम। अब आप मुझे बताओ, जिस शोरूम से मैंने परचेज किया वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, बिल पे क्या लगाएगा? वेट लगाएगा। वो ट्रेडर है केवल एक, वो एक मैन्युफैक्चरर नहीं है, बिल पे एक्साइज लगाएगा नहीं। क्या लगाएगा? वेट। आई एम अ सर्विस सप्लायर, मेरी सर्विस पे क्या लगता है? सर्विस टैक्स। परचेज बिल पे क्या लिख के आया? वेट। क्रेडिट मिलता किसका है? सर्विस सप्लायर को, एक्साइज का। वेट का नहीं मिलता है क्योंकि उसके सेल पे वेट नहीं लगता। अब परचेज बिल पे एक्साइज लिखा आएगा तो क्रेडिट मिलेगा ना। बिल पे क्या लिखा है? वेट। जो चाहिए वो है नहीं, जो है वो चाहिए नहीं। डोंट लिंक इट टू द लाइफ। ओके सर, पॉइंट मेरा आपसे ये कि सर्विस सप्लायर के परचेज इनवॉइस पे केवल वेट लिख के आ रहा था। प्रैक्टिकली बात करें, मोटा मोटी तौर पे बात कर रहा हूं आपसे। अब आप मुझे बताओ, जो बिल पे टैक्स लग के आया उसका क्रेडिट उसको मिलता नहीं है, और जो क्रेडिट चाहिए उसके बिल पे है नहीं। अब आप मुझे बताओ मल्टीपल टैक्स कितना होता होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट कितना होता होगा, किस लेवल से होता होगा। ये दुख है किसका? सर्विस सप्लायर का। अरे इसलिए तो लोग बिल नहीं लेते थे, बोलते थे बिल मत दे, टैक्स मत लगाना। क्यों? टैक्स का वैसे भी क्रेडिट नहीं मिल रहा था, अंडर बिलिंग होती थी, रॉन्ग बिलिंग होती थी, उसका कारण यही था। नॉन बिलिंग उसका कारण यही था, वन ऑफ द रीजन वाज दिस। सेकंड, अगर आप एक ट्रेडर है, अगर आप, तो ट्रेडर करने वाला क्या करेगा? गुड्स बेचेगा तो क्या लगाएगा? वेट। एक्साइज नहीं लगता है, सर्विस टैक्स नहीं लगता। अब परचेज पे उसने अगर सर्विस टैक्स पे किया, मान लो आपका एक शोरूम है, आपने मार्केटिंग सर्विसेज ली, ट्रेडिंग करने वाले पर्सन ने ऑडिट कराया, एडवर्टीजमेंट करवाया, अरे कई सारी सर्विसेज ली यार, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज ली उसने अपने इक्विपमेंट्स की, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स। आप मुझे बताइए, 1 रुपए का भी सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर उसने परचेज किया डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। 1 रुपए का भी सैन्युअल क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि उसके सेल पे क्या लग रहा है? केवल वेट। अगेन लॉस ऑफ टैक्स, मल्टीपल टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट। नो डाउट वेट का क्रेडिट मिल जाएगा उसको, पर सैन्युअल क्रेडिट ना हो पाएगा। थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा खुश नहीं थी भाई साहब। आप तो सोच रहे हो हाँ मैन्युफैक्चरर की कोई दिक्कत नहीं थी, उसको तो वेट का भी क्रेडिट मिल रहा है, एक्साइज का भी मिल रहा है। अरे उसके पास एक्साइज के बिल होंगे परचेज पर, तो एक्साइज का क्रेडिट मिलेगा ना। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल था कि हर मैन्युफैक्चरर कोई भी गुड्स खरीदे दैट मैन्युफैक्चरर से परचेज करेगा? अरे उसको भी तो अपने फैक्ट्री के लिए एसी चाहिए होगा,
तो क्या डैड मैन्युफैक्चरर से परचेज कर लेगा क्या? एक कैमरा चाहिए, कुछ भी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तो वो भी कई सारे गुड्स ट्रेडर से परचेज करता था जिसपे केवल वेट लगता था, एक्साइज तो गया। तो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, ट्रेडिंग सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो, इन सबको तकलीफ थी किसकी? मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट की, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन इतना स्मूथ नहीं था। देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम जो इन सबको इरेडिकेट कर दे और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन को स्मूथ कर दे। आप मुझे बताओ, ये वेट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, इन सबको मर्ज कर दे और सिंगल टैक्स लगा दे, तो सोचो क्या होता। मैं परचेज किससे भी करूं, ट्रेडर से परचेज करूं, सर्विस सप्लायर से सर्विसेज परचेज करूं या मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करूं, अगर सिंगल टैक्स होता तो क्या होता? वही टैक्स परचेज पे पे करना, वही टैक्स सेल पे पे करना, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन कितनी स्मूथ हो जाती। तो वही गवर्नमेंट ने सपना देखा किसका? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट का। जी हां, सपना देखा सरकार ने, हम इन सब टैक्सेस को मर्ज करके सिंगल टैक्स कर देंगे, वन नेशन वन टैक्स। और हां, सपना आया किसका? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। आप सोचिए अगर हिंदुस्तान में एक टैक्स कर दिया जीएसटी, तो सर मैन्युफैक्चर बिल पे लगाएगा क्या? जीएसटी। परचेज भी क्या लगाएगा? जीएसटी। परचेज क्या होगा? जीएसटी लग के आएगा। सेल पे क्या लगाएगा? जीएसटी। ट्रेडर क्या करेगा? सेल पे क्या लगाएगा? जीएसटी। सर्विस सप्लायर क्या लगाएगा? जीएसटी। मैं किसी से भी परचेज करूँ, मैं सर्विस सप्लायर से परचेज करूँ तो भी जीएसटी, सब ट्रेडर से परचेज करूँ तो भी जीएसटी, मैं अगर मैन्युफैक्चरर से परचेज करूँ तो भी जीएसटी, सेल पे भी जीएसटी, परचेज भी जीएसटी, सेल भी जीएसटी। आप मुझे बताओ, पूरे जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा एंड स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट होगा, सेम टैक्स हर आदमी लगाएगा, तो कोई टैक्स मल्टीपल टैक्स के रूप में नहीं जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा। एंड दिस वाज द ड्रीम ऑफ द जीएसटी। और हाँ, अभी रियलिटी में मत जाइए बच्चों, अभी आप कि सर अच्छा इतना अच्छा था क्या जीएसटी, अभी वो और भी अच्छा होगा, रुकिए। और सर यहाँ सपना शुरू हुआ किसका? जीएसटी का। और सर गवर्नमेंट ने सोचा कि हम भी जीएसटी लाएंगे। और हाँ, अभी नहीं सोचा, बहुत पहले सोचा हुआ था। तो राहुल की मम्मी ने सोच लिया था, सॉरी सोनिया जी ने कांग्रेस के टाइम पे सोच लिया था कि जीएसटी लाएंगे। और हाँ, इनके एफर्ट्स बताऊंगा तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, क्या वर्किंग थी इनकी। सर दिसंबर 2010, चलो बताता हूं आपको कहानी। दिसंबर 2010 कांग्रेस सरकार थी, सोनिया जी, पता नहीं दिमाग में नाम मनमोहन सिंह जी का आता ही नहीं है, सोनिया जी का था, पता नहीं ऐसा क्या इफेक्ट था, आई डोंट नो। साहब वो मेरे पे इफेक्ट नहीं था, मनमोहन सिंह जी पे इफेक्ट था। ओके सर, पॉइंट मेरा आपसे ये है कि दिसंबर 2010 पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था एंड मैडम का ऑर्डर आ गया, मैडम मतलब सोनिया जी, ऑर्डर आ गया जीएसटी ले आओ साहब। और एजेंडा बन गया कि जीएसटी लाना है, जल्दी से जल्दी लाना है, क्योंकि 1-2 साल सेटल होने में लगेंगे, फिर इलेक्शन आएंगे, हमारे पास एक पॉइंट रहेगा कि हमने जीएसटी लाया। और तैयारी के नाम पे कुछ भी नहीं सर। अब क्या करें, करना तो ही। तो क्या किया, बहुत मेहनत करी और सिंगापुर वगैरह 2-3 कंट्री वगैरह से कॉपी करके पेस्ट, इतनी मेहनत साहब, सिंगापुर वगैरह से कॉपी करके पेस्ट। अरे सर जीएसटी में तकलीफ नहीं थी, तकलीफ एक्साइज और सर्विस टैक्स की नहीं थी, वेट की तकलीफ थी सर। क्योंकि पूरे देश का एक टैक्स करना, सिंगल टैक्स सिस्टम। एक्साइज सर्विस टैक्स तो एक ही थे, केवल नाम अलग अलग थे। सैंडविच क्रेडिट ने दोनों को एक किया हुआ था और पूरे इंडिया में एक ही टैक्स था। पर तकलीफ थी कहां पे? वेट लो की। वेट हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग एक्ट बनाया हुआ था, अपने अपने एनवायरमेंट, अपने अपने सर्कमस्टेंसेज के हिसाब से, अपने अपने कल्चर के हिसाब से। साहब आप देखिए, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अपना वेट लॉ बनाया हुआ था, हर स्टेट में अलग अलग गुड्स पे अलग अलग रेट ऑफ टैक्स था, सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन थी। क्यों? हिंदुस्तान है सर, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। आपने सुना होगा सर, आप देखिए यहां पे स्टेट चेंज करो, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लोगों के कपड़े चेंज हो जाते हैं, खाना चेंज हो जाता है, और लोगों के भगवान चेंज हो जाते हैं सर। उस अकॉर्डिंग हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए टैक्स बनाए हुए थे वेट के।
एंड यू वांट टू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया, कॉपी करके पेस्ट। ये तकलीफ थी वहां। दिसंबर 2010 पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, ये साहब जीएसटी बना दिया इन्होंने इस तरह से। आईसीआई हेडक्वार्टर्स दिल्ली लेटर आया, जी हां, कि आप पार्लियामेंट में आइए और अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि जो हमने जीएसटी एक्ट बनाया है कैसा है क्या नहीं है। और 25 मिनट का वक्त दिया, लगभग 25 मिनट का। पूरे देश का टैक्सेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, उसको समझाने के लिए वक्त कितना बड़ा, 25 मिनट का आईसीआई को। इट वॉज एन इंसल्ट ऑफ द आईसीआई। और इनफॉर्मली इंटीमेट कर लिया कि तुम कुछ भी रिप्रेजेंट कर लो, जीएसटी तो आएगा। ओके साहब, अब क्या करें। आईसीआई शानदार टीम भाई साहब, ये तो कुछ लोगों की वजह से आपको लगता है आईसीआई वाले काम नहीं करते, पर देखो क्या करते हैं लोग। सर डेलीगेशन भेजा इन्होंने पार्लियामेंट में, आईसीआई ने 5 मिनट की स्पीच दी। कितना, 25 मिनट का वक्त था ना, 5 मिनट की स्पीच दी। 2010 दिसंबर की बात करूं मैं आपसे। 5 मिनट का स्पीच दिया उन्होंने, बोला जीएसटी लाना है लाइए, हमें दिक्कत नहीं है, वी वांट सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्सेस, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट ऐसे कॉपी करके पेस्ट। यू वांट टू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया। एक्साइज सर्विस टैक्स एक है, पूरे इंडिया में एक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वेट लो हर स्टेट का अलग बना है। अब मुंबई, नरीमन पॉइंट एंड कोलकाता का झवेरी बाजार, ये दोनों मेट्रो सिटीज है देश की, दोनों के पिक पॉइंट प्रॉपर्टी के, इनकी प्रॉपर्टी रेट कंपेरेबल नहीं है। हाउ कैन यू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया। ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, भले वो कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, एवरीबडी वाज विद द आईसीआई, एवरीबडी वाज विद द आईसीआई। एंड हाँ, वहां डिसीजन हो गया कि ना हो पाएगा, पप्पू पास ना हुआ। एंड वहां डिसीजन हो गया जीएसटी ना हो पाएगा, पार्लियामेंट भंग। और 5 मिनट में आईसीआई ने अपना काम कर दिया और पार्लियामेंट में बोला कि आपने हमको 25 मिनट का वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, पर हमने हमारा काम केवल 5 मिनट में कर दिया। दिस इज द सीए ऑफ इंडिया। माहौल एकदम जबरदस्त। और वो दिन के बाद इनसे ना हो पाया, फिर आए मोदी जी, तब हुआ वर्किंग ढंग से। ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज में अपनों को नहीं जाना है। पॉइंट मेरा आपसे ये है कि सर वेट लूज, वेट को मर्ज करना वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्लियर। तो सरकार अब सिंगल टैक्स का सपना देख लिया। अब साहब मोदी जी आ गए 2014 में, मित्रों जीएसटी तो लाना है। अब सर जबरदस्त स्पीड से वर्किंग शुरू हो गई, जीएसटी लाना है, सिंगल टैक्स, वन नेशन माहौल। अब कैसे सर, अब ये सब स्टेट के टैक्सेस और वेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस, मेजॉरिटी ऑफ द टैक्सेस जो गुड्स और सर्विस लगते हैं, तो उनको मर्ज करना है, सिंगल टैक्स करना है। अब अगर सिंगल टैक्स कर देंगे तो रेवेन्यू किसका होगा। अरे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने काम डिवाइड किए हुए कि ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट के है, ये सब काम स्टेट गवर्नमेंट के, ये सब काम सेंट्रल गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे, ये सब काम स्टेट गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे। और उन कामों को करने के लिए उनको फंड्स मिलते हैं, फंड्स एलोकेट होते हैं। और वन ऑफ द सोर्स ऑफ द फंड, वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ द फंड इज द टैक्सेस। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो काम बताया उनको करने के लिए टैक्स चाहिए। और अब वो जीएसटी अगर आ गया, वेट, सीएसटी और साहब ये स्टेट के टैक्सेस, सेंट्रल टैक्सेस सब मर्ज हो गए, सिंगल टैक्स हो गया, तो रेवेन्यू मिलेगा किसको। सारा टैक्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देते, स्टेट खत्म। सारा टैक्स अगर स्टेट गवर्नमेंट देते तो मोदी जी क्या करेंगे साहब, हो गया देश चेंज। तो अब क्या करें, अब वो जीएसटी का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को दे या स्टेट गवर्नमेंट को दे, करे तो क्या करे। इसलिए बीच का रास्ता निकाला, मिल बांट के खाएंगे। मतलब टैक्स की बात करूं, खाने की बात नहीं कर रहा हूं। 50% तुम्हारा, 50% हमारा। सर 50% सेंट्रल जीएसटी, 50% स्टेट जीएसटी। और वहां से दो टैक्सेस की बात आ गई कि हम हर गुड्स, हर सर्विस पे जिस पे हम जीएसटी लगाएंगे, 50% होगा किसका, सीजीएसटी, 50% होगा क्या, एसजीएसटी, मतलब स्टेट जीएसटी। दिस इज हाउ रेवेन्यूज वर डिस्ट्रीब्यूटेड 50-50। क्लियर। और सर वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी आ गया। अब सर अगला कहानी समझना ध्यान से। अब सर अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी दो अलग अलग टैक्स आ जाए तो सर कहानी वही हो जाएगी, स्टेट तो लगा रहा अपने हिसाब से टैक्स
और सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रहा अपने हिसाब से टैक्स, तो कहानी वो आ जाएगी एक्साइज और वेट वाली। कहां हुआ वन नेशन वन टैक्स? तो सर अगर एसजीएसटी एक अलग बन जाएंगे, सीजीएसटी एक अलग बन जाएंगे, तो इससे अच्छा तो वेट और एक्साइज ही था सर। हाँ है ना बच्चों? अब क्या करें, ऐसा क्या करें जिसकी वजह से वन नेशन वन टैक्स का सपना पूरा हो पाए और रेवेन्यू भी दोनों को मिल पाए? तो वहां डिसीजन हुआ कि जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा होगा एब्सोल्युटली सेम लिखा होगा कहां? हर एसजीएसटी एक्ट में, क्योंकि जितनी स्टेट गवर्नमेंट है उतने एसजीएसटी एक्ट होंगे हर रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का बेटा। अब कैसे करेंगे वर्किंग ये लोग? सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी चार्ज करेगी, स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी चार्ज करेगी। अब सर ये डिसीजन आया कि सब जगह टैक्स सेम रहेगा, भले वो सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो। अब टैक्स अगर सेम रहेगा तो मतलब टैक्स बनाएगा कौन? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स बनाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी दादागिरी लगाएगी सर, मतलब स्टेट का पावर तो खत्म हो गया सारा। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कोई पावर रहा ही नहीं टैक्स बनाने का सर। क्लियर? जो कभी स्टेट गवर्नमेंट मानेगी नहीं बेटा इसके लिए। और अगर स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दे एक्ट बनाने का, कानून बनने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगा, उसके हाथ से पावर खत्म हो जाएगा। और स्टेट को पावर दे देंगे तो कौन से स्टेट को देंगे सर? सोचो आप, मान लो किसी गुड्स पर रेट ऑफ टैक्स 9% है सीजीएसटी का, तो 9 ही होना चाहिए कहां पर? एसजीएसटी में। वो भी सारे स्टेट में 9% होना चाहिए सर, तभी तो किसी भी स्टेट में बिकेगा तो 18% विल बी द टोटल टैक्स। अब सर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी टैक्स चेंज कर दिया, 9 की जगह उस पर साहब 14% टैक्स कर दिया, तो सारी स्टेट गवर्नमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा, 14% करना पड़ेगा। अब मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने 14 की जगह पे उस पर टैक्स कर दिया कितना? 2.5%, तो अब सारी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कितना करना पड़ेगा? 2.5%। तो रोज ही तो खेलते रहेंगे, कभी ये चेंज कर रहा है कभी वो चेंज कर रहा है। अब ये कानून बनेगा कैसे और कैसे गवर्न होगा? सर सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में जाएगा? ये झगड़ा हुआ साहब कि पावर किसका चलेगा। तो अगेन बात हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आर्टिकल 279A के थ्रू इन्होंने एक जीएसटी काउंसिल बनाई, और वो एक बॉडी होगी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी मिनिस्टर्स होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लोग होंगे साहब, विच विल बी हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जी हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर उसके चेयरमैन होंगे सर, और सारे स्टेट गवर्नमेंट के भी मेंबर होंगे उसमें और सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर भी होंगे, और सब मिल बांट के डिसीजन लेंगे। और बना दी उन्होंने क्या? जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल क्या है? कॉमन पूल ऑफ पीपल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या होगा? सब मिलके डिसीजन लेंगे। जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेगी कि एक्ट में ये चेंज करना है, एक्ट ऐसा बनाना है, ऐसे करना है, और उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बनाएगी और उसी के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट सारा रेस्पेक्टिव एक्ट बनाएगी। अब किसी को झगड़ा नहीं होगा कि पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है या स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों का कॉमन पावर हो गया सब ये। एंड दिस इज हाउ जीएसटी एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड। और आपने भी सुना होगा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये डिसीजन आया, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये डिसीजन आया, उन्होंने ये डिसीजन लिया। क्लियर? आपने सुना होगा। तो काउंसिल जब डिसीजन लेती है उसके बाद एक्ट में अमेंडमेंट होते हैं। अच्छा, काउंसिल के पास पावर नहीं है एक्ट को चेंज करने का, क्योंकि गवर्नमेंट कौन? हम। याद आया? हाँ है ना? तो सर पार्लियामेंट चेंज करेगी, पार्लियामेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया सर, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लेजिस्लेचर बेटा। तो सर जीएसटी काउंसिल क्या करेगी? कोई भी एक्ट में चेंज करना है या कोई प्रोविजन को बनाना है तो उसके लिए वो रिकमेंडेशन देगी। क्या देगी बेटा? रिकमेंडेशन देगी। किसको देगी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देगी और सारे स्टेट गवर्नमेंट को भी देगी सर। और जो रिकमेंड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो उनको मानना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा, और उस अकॉर्डिंग टैक्स की रेट्स वगैरह चेंज होगी या जो भी अमेंडमेंट करने उस अकॉर्डिंग होंगे। क्लियर? जैसे आपने बात करी थी, आपने कई सारे सेक्शन देखे ना बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर, स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर, बोर्ड हैज पावर। तो यहाँ पे लिख दिया क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन डू दिस। स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट में लिख दिया है जीएसटी एक्ट में कि स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन डू दिस 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 दिस। क्लियर? तो वहाँ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल वर्ड ऐड कर दिए। क्यों? क्योंकि उनकी रिकमेंडेशन के बिना अगर इन्होंने चेंज कर दिया तो पूरे देश के सारे स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को चेंज करने पड़ेंगे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, वरना सर जीएसटी ऑपरेट ही नहीं हो पाएगा। इसलिए जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगी, उसके बाद ही रेट्स वगैरह में चेंजेस हो पाएंगे, जो डेलीगेटेड पावर है उनमें चेंजेस कर पाएंगे ये लोग। क्लियर? समझे मेरी बात? डन। तो दिस इज द रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल।
समझे मेरी बात? तो जीएसटी काउंसिल ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है टू इंप्लीमेंट द जीएसटी। सरकार, बात समझ में आ रही है आपको मेरी ये? और हाँ, देश में इंप्लीमेंट कर दिया क्या? जीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा साहब। अब सर सवाल आता है क्या, मान लो मैं महाराष्ट्र मुंबई में, आप भी महाराष्ट्र मुंबई में, मैंने ये मार्केट बनाया और आपको महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में बेच दिया। से 18% वॉज द टैक्स, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। अब 9% सीजीएसटी मैं आपसे लूंगा, 9% एसजीएसटी मतलब महाराष्ट्र एसजीएसटी लूंगा मैं आपसे, और 9% पे कर दूंगा मोदी जी को, और 9% पे कर दूंगा जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसको। किसकी भी डिफाइन नहीं हो पा रहा सब, महाराष्ट्र में डिफाइन नहीं है, सरकार कौन चला रहा है। ओके, अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सर 9% मैंने दे दिया किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। 9% दे दिया किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। दिस इज हाउ इट विल वर्क। पर सर मान लो मैं हूं महाराष्ट्र में, आप है गुजरात में, और मैंने गुड्स महाराष्ट्र से गुजरात में सेल कर दिया मान लो। अब अगर गुड्स महाराष्ट्र से गुजरात में गया, अब चलो 9% तो मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, बाकी 9% किसको मिलेगा? महाराष्ट्र को या गुजरात को? झगड़ा हो जाएगा ना दोनों में। अच्छा, इंट्रा स्टेट सेल, विद इन द स्टेट सेल अगर होगा तो जिस स्टेट में सेल हुआ है उसी स्टेट को 9% रेवेन्यू मिल जाएगा। पर इंटर स्टेट सेल हुआ है, 9% इज एन एग्जांपल। इंटर स्टेट सेल अगर हुआ है तो कौन सी गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे? झगड़ा होगा ना साहब। इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं साहब झगड़ा होगा, एक काम करो इंटीग्रेटेड टैक्स लगा दो साहब, आईजीएसटी। तो वहां एक नया टैक्स आ गया, आईजीएसटी, एंड दिस इज हाउ सीजीएसटी वाज चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी वाज चार्ज बाय स्टेट गवर्नमेंट, और इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। अब आईजीएसटी का रोल क्या, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा आपको। ये रेवेन्यू किसका है? एक बार मैनेज करता है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। रुकिए कैसे होगा बात करेंगे धीरे धीरे, सब अभी बता दूंगा, बाद में क्या बताऊंगा। और सर इंटर स्टेट सेल पे लगता है क्या? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर इंट्रा स्टेट सेल पे लगता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और अगर आप यूनियन टेरिटरी में हैं तो वहां स्टेट गवर्नमेंट तो होती नहीं साहब, तो वहां पे लगता है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विच इज मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सर। ओके, तो इंट्रा स्टेट सेल पे लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इंटर स्टेट सेल पे लगेगा क्या? आईजीएसटी। ओके, अब सर प्रैक्टिकली एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेते हैं कि हाउ दिस टैक्सेशन रोटेशन वर्क्स, कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये बात करते हैं, मजा आ जाएगा माहौल, और उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। सुनिएगा बात को ध्यान से। सर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, मान लो, अच्छा मैंने बोला ना मान लो, तो आपको बोलना मान लिया। ओके, मान लो। ओके सर, मैं हूं महाराष्ट्र में, आप है महाराष्ट्र में, मैंने गुड्स आपको सेल किया। अच्छा, गुड्स सेल करो या सर्विसेज सेल करो, जीएसटी सबके लिए सेम है। रेट ऑफ टैक्स डिपेंड्स ऑन गुड्स टू गुड्स, सर्विस टू सर्विस। ओके, मैंने कोई गुड्स आपको सप्लाई किया महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में इंट्रास्टेट सेल है, क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्लियर? से 1 लाख रुपये वाज द सीजीएसटी एंड 1 लाख वाज द एसजीएसटी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स? लीव इट। तो मैंने आपसे 2 लाख रुपए टैक्स ले लिया। अब मैंने आपसे 2 लाख रुपए जो टैक्स लिया है, 1 लाख किसको पे किया हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 1 लाख स्टेट गवर्नमेंट को साहब। अरे हाँ है ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मैंने 1 लाख पे कर दिया एसजीएसटी का, 1 लाख मैंने पे कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब आपने गुड्स मेरे से परचेज किया, अब आपने क्या किया? इन गुड्स को बेचा कहां? महाराष्ट्र से गुजरात। अच्छा, महाराष्ट्र से गुजरात जाएगा तो क्या लगेगा? आईजीएसटी, बिकॉज इट इज इंटर स्टेट सप्लाई। अब जब आप आईजीएसटी लगाएंगे तो से ₹3 लाख वाज द आईजीएसटी। अब आपने सेल पे लगाया क्या? आईजीएसटी, 3 लाख रुपए टैक्स ले लिया कस्टमर से, परचेज पे किया क्या? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब आपने परचेज पे सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया और सेल पे लगाया क्या? आईजीएसटी। चलो एक एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके आता हूं। मान लो मैंने आपको सेल किया महाराष्ट्र में और आपने भी महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में सेल किया। पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी का हम क्रेडिट सिस्टम समझ लेते हैं, फिर आईजीएसटी लेके आते हैं। आपने भी सेल किया महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र और उससे 3 लाख वाज द टैक्स, मतलब 1.5 लाख सीजीएसटी, 1.5 लाख महाराष्ट्र एसजीएसटी। अब जब आपने बायर से 3 लाख रुपए जीएसटी लिया होगा, 1.5 लाख सीजीएसटी, 1.5 लाख एसजीएसटी, परचेज पे महाराष्ट्र का आपने एसजीएसटी पे किया 1 लाख और 1 लाख सीजीएसटी, तो आप क्या करेंगे? 1 लाख का सीजीएसटी का क्रेडिट आप सीजीएसटी की लाइबिलिटी को पे करने में काम ले लेंगे बेटा, और रिमेनिंग 50,000 भी 50,000 रुपए रिमेनिंग आप
आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देंगे। सीजीएसटी में काम आ गया, रिमेनिंग 50,000 आपने पे कर दिया। 1.5 लाख एसजीएसटी महाराष्ट्र स्टेट को जब आप पे करेंगे तो क्या करेंगे, 1.5 लाख आप पे करेंगे, पे करने के लिए 1 लाख का आपके पास एसजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है बेटा, उसका आप यूज करेंगे, रिमेनिंग 50,000 आप स्टेट गवर्नमेंट को और पे कर देंगे। तो 1.5 आपने किसको पे कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को, 1.5 किसको पे कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर, आपकी क्रेडिट जीरो। क्लियर। अब आपने जिसको बेचा था, मान लो उसने क्या किया, परचेज पे 3 लाख रुपए जीएसटी पे किया, 1.5 सी 1.5 एसजीएसटी, और उसने गुड्स को महाराष्ट्र से गुजरात बेच दिया। सॉरी, अब उन्होंने गुड्स अगर महाराष्ट्र से गुजरात बेचा क्या लगेगा, आईजीएसटी से, आईजीएसटी वॉज ₹4 लाख। इंटरस्टेट सप्लाई, अब साहब सेल पे लगा क्या, आईजीएसटी, परचेज पे क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब साहब आपने बायर से 4 लाख रुपए आईजीएसटी पे किया, पर परचेज पे क्या था, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब क्या करेंगे, अब सोचो अगर क्रेडिट अलाउ नहीं करे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन तो यही टूट जाएगी, जीएसटी के साथ अपना यही खराब हो जाएगा और नींद उड़ जाएगी बेटा आपकी। हाँ है ना बच्चों। तो सर इसलिए गवर्नमेंट क्या बोला, नहीं कोई बात नहीं, अगर आपके सेल पर देखो, सीजीएसटी इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो सर सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में काम नहीं आएंगे, पर आईजीएसटी एक कॉमन फंड है, एक कॉमन पूल बनाया। वो किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं है, वो एक कॉमन पूल है। और कॉमन पूल के लिए बोला कि आपका अगर लायबिलिटी 4 लाख का है, जैसे आपने सेल पर 4 लाख का लायबिलिटी है आईजीएसटी का, अब आपकी लायबिलिटी को पे करने के लिए आपके पास सीजीएसटी का क्रेडिट है, एसजीएसटी क्रेडिट है, यस आप उसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए पहले अगर आपके पास आईजीएसटी का क्रेडिट है तो यू विल यूज आईजीएसटी का क्रेडिट, और वो अगर एग्जॉस्ट हो जाए या वो अगर क्रेडिट नहीं है तो यू कैन यूज सीजीएसटी क्रेडिट और एसजीएसटी क्रेडिट एज द केस में भी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं साहब, आप दोनों भी यूज कर सकते हो, इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन आप यूज कर सकते हो। अब क्या हुआ कि जब आप 4 लाख का आईजीएसटी लायबिलिटी पे करेंगे तो आपके पास आईटीसी है 1.5 लाख का, सीजीएसटी का 1.5 लाख का, एसजीएसटी का। तो 1.5 लाख सीजीएसटी आईटीसी यूज करेंगे, 1.5 लाख एसजीएसटी आईटीसी यूज करेंगे आईजीएसटी को पे करने के लिए। तो 3 लाख रुपए का क्रेडिट आपके पास था, आपने 3 लाख का क्रेडिट यूज कर लिया, बैलेंस 1 लाख आपने और पे कर दिया। अब फंड्स मूवमेंट क्या होंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सुनना मजा आएगा आपको। अब साहब मान लो 3 अकाउंट है सर, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये है स्टेट गवर्नमेंट का, और ये है आईजीएसटी, कॉमन पूल है सर, मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सर आपने 1.5 लाख सीजीएसटी का क्रेडिट यूज किया, किसके लिए, आईजीएसटी के लिए। तो फंड्स का मूवमेंट सुनिएगा अब कैसे होगा। तो जितना क्रेडिट सीजीएसटी का काम आया किसके लिए, आईजीएसटी का, आईजीएसटी के लिए, उतना सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे भाई साहब 1.5 लाख दो, और 1.5 लाख यहां से निकाल के आईजीएसटी डाल देंगे। अब 1.5 लाख एसजीएसटी क्रेडिट भी तो कमाया महाराष्ट्र उद्धव सरकार, सर इनको बोलेंगे भाई साहब 1.5 लाख आपको मिला था ना टैक्स, एसजीएसटी बोला हाँ मिला था, वो क्रेडिट काम आ गया किसके लिए, आईजीएसटी के लिए, फटाफट पैसे दो। तो 1.5 लाख उस महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के फंड से निकाल के आईजीएसटी फंड में डाल देंगे साहब। तो सर इधर कितना बचा, 1.5 गया था सीजीएसटी में, 1.5 पूरा फंड ट्रांसफर करके आईजीएसटी में लिया है। 1.5 गया था स्टेट गवर्नमेंट के पास, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास, पूरा क्रेडिट काम आ गया आईजीएसटी के लिए, 1.5 निकाल के आईजीएसटी में डाल दिया, और रिमेनिंग 1 लाख आपने पे किया था आईजीएसटी में। तो आईजीएसटी अकाउंट में कितना है बेटा, 4 लाख रुपए फंड है, यहाँ लड्डू। क्लियर, कुछ भी नहीं, दोनों के पास कुछ भी नहीं, ताली बजाएगा केवल। क्लियर। अब फंड्स का है बच्चों, आईजीएसटी का कहाँ, आईजीएसटी अकाउंट में कितना, 4 लाख रुपए। गुड्स का है बेटा गुजरात में, अब वो गुजरात के पर्सन ने डांडिया खेले, केमचो करते हुए गुड्स को राजस्थान में बेच दिए, और गुजरात से राजस्थान गुड्स गया तो अगेन क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई है, क्या लगेगा, आईजीएसटी, और माहौल एकदम 5 लाख वॉज दी आईजीएसटी, से 5 लाख रुपए वॉज दी आईजीएसटी। नाउ सेल पर आईजीएसटी, परचेज पे आईजीएसटी, यस आईटीसी विल बी यूटिलाइज्ड, एंड 4 लाख आईटीसी काम आ गया, रिमेनिंग 1 लाख इन्होंने और पे कर दिया। तो आईजीएसटी अकाउंट में गुड्स अब में फंड्स कितना बेटा, 5 लाख रुपए का। गुड्स कहाँ पहुंच गई, राजस्थान। क्लियर। जो बायर था, जो परचेजर था इन गुड्स का, उसने उस गुड्स को राजस्थान में सेल किया, और सर राजस्थान सेल किया तो क्या लगेगा, इंट्रास्टेट सप्लाई है, क्या लगेगा, सीजीएसटी और राजस्थान का एसजीएसटी बेटा। से 6 लाख was the tax, 3 लाख was the CGST, 3 लाख was the SGST. Now राजस्थान के पर्सन ने उन गुड्स को जब राजस्थान में बेचा होगा तो क्या लगाया होगा, 3 लाख CGST, 3 लाख SGST, परचेज भी क्या पे किया, 5 लाख रुपए IGST। अब परचेज पे IGST पे किया,
सेल पे CGST और SGST लग रहा है। तो सर क्या वो क्रेडिट काम आएगी कि नहीं आएगी? तो बोला बिल्कुल 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 जी हाँ काम आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। और बोल दिया कि CGST और SGST आपस में काम नहीं आता है, पर IGST यूनिवर्सल है, ये सब में काम आएगा। क्लियर? और डिटेल में सिस्टम हम और आगे बात करेंगे, ITC पढ़ेंगे तब, पर यस काम आएगा। अब IGST का क्रेडिट CGST और SGST की लायबिलिटी को पे करने में काम आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप in any order, in any proportion you can use the ITC of IGST for paying liability of CGST और SGST। अब 5 लाख का क्रेडिट था, 6 लाख की लायबिलिटी थी, 3 लाख मान लो आपने CGST में काम ले लिया और 2 लाख SGST में काम ले लिया, या 2.5 लाख का 2.5 लाख इधर 2.5 लाख इधर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 3 लाख रुपये यूज किया किसके लिए? CGST की लायबिलिटी को पे करने के लिए, और 2 लाख रिमेनिंग SGST की लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज कर दिया आपने। अब 5 लाख का क्रेडिट खत्म, अब आपके पास SGST लायबिलिटी 3 लाख की, क्रेडिट कम आया 2 लाख का, रिमेनिंग 1 लाख की लायबिलिटी आपने पे कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को साहब। अब फंड्स का मूवमेंट देखना सर, मजा आएगा। अब साहब IGST फंड में पैसे थे कितने? 5 लाख के, 3 लाख काम आया किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो 3 लाख फंड्स यहां से निकाल के CGST अकाउंट डाले वापस से, 3 लाख फंड्स पहुंच गए कहाँ? CGST के पास, बच गया 2 लाख। 2 लाख काम आया था किसके लिए? SGST, राजस्थान SGST। तो वहां से राजस्थान गवर्नमेंट बोलेगी ओ IGST 2 लाख रुपये लाओ मेरे, तो यहाँ से 2 लाख रुपये निकाल के कहाँ डाल देंगे? राजस्थान SGST के अकाउंट में डाल देंगे। एंड 1 लाख रुपये आपने, राजस्थान के सप्लायर ने 1 लाख रुपये इसमें पे किया था बेटा, तो अल्टीमेटली यहाँ 3 लाख आ गया स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में। कौन से स्टेट गवर्नमेंट? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। और 3 लाख रुपये CGST के अकाउंट में आ गया। IGST में पैसा कितना बेटा? 0। क्लियर? और मान लो जिस पर्सन को आपने बेचा था राजस्थान से राजस्थान में, वो एंड कंज्यूमर था। क्लियर? उसने गुड्स को कंज्यूम किया, वो आगे सप्लाई नहीं कर रहा। क्लियर? डन, पिक्चर यहां खत्म होती है। पर अब आप मुझे बताओ अल्टीमेट रेवेन्यू किसके पास रह गया? अल्टीमेट रेवेन्यू किसके पास रह गया? 6 लाख टैक्स आया, सब मिला के पूरी चेन को मिला लो, लास्ट में अल्टीमेटली 6 लाख वाज द टैक्स। तो आप मुझे बताओ अल्टीमेटली वो टैक्स मिला किसको? 3 लाख तो मिल गया किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। चलो 50% सेंट्रल का रेवेन्यू था, बात खत्म। पर रिमेनिंग 50% किसको मिला? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को मिला? जल्दी बताओ। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को। गुड्स बनाया किसने? महाराष्ट्र में। गुड्स गया किसके थ्रू? गुजरात के थ्रू। अल्टीमेटली कंज्यूम किसने किया? राजस्थान ने किया। आप मुझे बताओ रेवेन्यू कौन ले गया? राजस्थान। न महाराष्ट्र न गुजरात, मजे ले गया कौन? राजस्थान। क्लियर? तो आप मुझे बताओ सारी रेवेन्यू कौन से स्टेट को मिल रही है? जिस स्टेट में वो गुड्स या सर्विस कंज्यूम हो रही है। इसलिए GST को कहा जाता है क्या? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। कि साहब अल्टीमेटली उन गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम कौन कर रहा है, उन गुड्स या सर्विस की डेस्टिनी क्या है, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द स्टेट जिसको रेवेन्यू मिलने वाला है। 50% तो मिलेगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कोई डाउट नहीं है। पर रिमेनिंग 50 किसको मिलेगा बेटा? उस स्टेट को जिसमें वो गुड्स या सर्विस क्या हुई है? कंज्यूम हुई है। और सर GST आने के बाद ये भी झगड़ा हुआ था। जब GST आ रहा था, डिस्कशन चल रहा था, ये झगड़ा और हुआ। तो सर GST आने से क्या होगा? जितने भी कंज्यूमर बेस्ड स्टेट थे, जिसमें कंज्यूमर बेस बड़ा था, उनको तो फायदा होने लग गया। और जो मैन्युफैक्चरर स्टेट थे, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग बेस बड़ा था, उनको नुकसान होने लग गया। क्योंकि जब वेट लो था तो सिस्टम उल्टा था। क्योंकि इंटरस्टेट सप्लायर पहले लगता था क्या? CST, और CST का क्रेडिट बायर को नहीं मिलता था पहले। तो जिस स्टेट में रेवेन्यू, जिस स्टेट में गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ था, उसका रेवेन्यू उसी स्टेट में रहता था। वो स्टेट दूसरे स्टेट को रेवेन्यू पास ऑन नहीं करता था, क्योंकि CST का क्रेडिट बायर को नहीं मिलता था। मतलब पहले मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को फायदा हो रहा था, वेट लो जब थे। अब कंज्यूमर स्टेट को फायदा हो रहा है। अरे साहब किस्मत बदलते वक्त नहीं लगता, और किस्मत बदल गई 1 जुलाई 17 से। तो आप मुझे बताओ जितने भी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट होंगे वो नाराज होंगे कि नहीं होंगे? नाराज होंगे साहब। वो बोलेंगे नहीं हम तो GST एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारा तो वेट लो अच्छा है साहब। क्लियर? और जब तक सारी स्टेट गवर्नमेंट नहीं माने तब तक GST इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं सर हमारा तो लॉस ऑफ रेवेन्यू है, हम तो नहीं मानेंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वी डोंट एक्सेप्ट द GST। जब तक सारे स्टेट GST एक्सेप्ट नहीं करे तब तक लग गए। हाँ है ना? इसलिए उनको बोला मोदी है तो मुमकिन है, चिंता मत करो। और पॉइंट बोल दिया उनके लिए क्या? चिंता ना करो, तुमको लॉस होगा उतना हम तुम्हें कंपनसेट करेंगे। तो उन स्टेट गवर्नमेंट ने जो मैन्युफैक्चरर बेस्ड स्टेट थे, उन्होंने बोला तुम करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम कंपनसेट करोगे। बोला हम कहाँ से करेंगे, हमारा को कहाँ से आएगा पैसा? तो साहब कौन करेगी? जनता करेगी।
तो सर एक और टैक्स लगा दिया, लो साहब, जीएसटी कंपनसेशन सेस, नाम सुना होगा आपने। यस, गवर्नमेंट ने एक टैक्स और लगा दिया, जीएसटी ब्रैकेट में कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, नया एक्ट बना दिया और कुछ गुड्स इसमें लिख दी। कुछ गुड्स जैसे आप खाते हो ना, टोबैको, पान मसाला, सिगरेट, सुट्टा है ना, आ रहा है ना, मोटर व्हीकल्स, क्लियर, इन गुड्स पर गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, जीएसटी कंपनसेशन सेस, और वो टैक्स की जो रेवेन्यू आएगी, वो जो फंड कलेक्ट होगा, दैट फंड विल बी यूटिलाइज्ड टू कंपनसेट दोज स्टेट्स हु हैव लॉस ड्यू टू जीएसटी एज कंपेयर टू वेट लो, और उस फंड से उनको कंपनसेट करेंगे। लो साहब पैसे लो, मस्त रहो, 5 साल तक कंपनसेट करेंगे, ऐसा जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट में लिखा हुआ है साहब। समझे मेरी बात? क्या किया, वैसे ये एक्ट आपके कोर्स में नहीं आता, पर ये बताना बहुत जरूरी है आपके लिए। जीएसटी शुरू करूं मैं आपके लिए। सर जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट में लिख दिया कि हम 2016-17 की रेवेन्यू के बेस ईयर ले लेंगे सर आपका, 15-16 की, और सर एक ईयर को बेस ईयर रेवेन्यू ले लिया, बोल दिया कि इस साल 2015-16 में आपकी जितनी भी वेट की रेवेन्यू होगी, जितनी भी वेट की रेवेन्यू हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए बोल दिया, जितनी भी आपकी वेट की रेवेन्यू होगी उसमें 14% का पर एनम इंक्रीमेंटल हम रेवेन्यू बढ़ाएंगे साहब। कि अगर वेट होता तो मानते कि 14% की 14%, 14% की रेवेन्यू बढ़ती हर साल, जितना रेवेन्यू है फिर उसका 114%, फिर जितना रेवेन्यू है उसका 114%, ऐसा 5 साल तक हम कैलकुलेट करेंगे, और वो वेट के हिसाब से जितना रेवेन्यू आपका होना चाहिए था उसको कंपेयर करेंगे आपके एसजीएसटी की रेवेन्यू से। अगर एसजीएसटी की रेवेन्यू ज़्यादा है तो ठीक है साहब, रहने दो आपके पास, और एसजीएसटी की रेवेन्यू कम है एज कंपेयर टू दैट वेट का रेवेन्यू का कैलकुलेशन, तो ऐसे केस में उतने फंड को हम कंपनसेट करेंगे, उतना फंड आपको ट्रांसफर करेंगे थ्रू जीएसटी कंपनसेशन सेस। हाँ है ना? तो देश में जो लोग ये नशा कर रहे हैं ना, मतलब सिगरेट का और तंबाकू का, वो तो बेटा पूजनीय है देश में, वो तो हमारा जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के लिए बहुत अच्छे साबित हुए हमारे लिए, तो उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद है दिल से, और खाओ तंबाकू दबा के, पागल जैसी बात करते हो सर। तो ऐसे केस में वहां से जीएसटी कंपनसेट कर दिया, एंड दिस इज हाउ एक और एक्ट बन गया, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर पॉइंट, जीएसटी का सिस्टम पूरा समझ में आया? अरे हाँ है ना बच्चों? और पता है इस तरह से जीएसटी के टोटल एक्ट कितने बने, पता है आपको सर? एक तो सीजीएसटी एक्ट, एक आईजीएसटी एक्ट, एक जीएसटी कंपनसेशन एक्ट, एक यूटीजीएसटी एक्ट विच इज मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर। और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उनका स्टेट का एसजीएसटी एक्ट। अब सर स्टेट गवर्नमेंट कितनी है, कितने स्टेट है देश में? 28। हाँ मैं भी आज याद करके आया हूँ गूगल पे देख के, क्लियर। तो 28 क्या है? एसजीएसटी एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट है बेटा, प्लस यूनियन टेरिटरीज, नो यूनियन टेरिटरी बेटा 9, पर उनमें से 3 के अपने खुद के स्टेट लेजिस्लेचर है बेटा, दिल्ली, पुडुचेरी एंड नाउ जम्मू एंड कश्मीर। यस, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, पर उसका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, दिल्ली केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी, आपने सुना ही होगा, क्लियर, एंड पुडुचेरी, ये 3 यूनियन टेरिटरी है पर इनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, इसलिए इन तीनों स्टेट में भी एसजीएसटी एक्ट है बेटा। तो 28 तो स्टेट ऑलरेडी थे, 3 ये यूनियन टेरिटरी के स्टेट एक्ट और हो गए सर, तो 31 एसजीएसटी एक्ट। अब 31 एसजीएसटी एक्ट, एक यूटीजीएसटी एक्ट 32, एक सीजीएसटी एक्ट 33, एक आईजीएसटी एक्ट 34 एंड एक जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 35, वन नेशन वन टैक्स 35 एक्ट बन गए सर। पर हाँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आपने सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया मतलब सारे 31 एसजीएसटी एक्ट भी आपने पढ़ ली, क्योंकि कॉपी पेस्ट एक वर्ड भी चेंज नहीं करते ये लोग, चेंज कर भी नहीं सकते इनफैक्ट, क्लियर, क्योंकि यूनिफॉर्मली इसको अप्लाई करना थ्रू आउट द कंट्री, क्लियर, एक्सेप्ट कुछ ट्रांजिशनल प्रोविजंस में कुछ 2-3 प्रोविजन चेंज थे, बाकी कोई चेंज नहीं सर। सेकंड आईजीएसटी एक्ट हमारे सिलेबस में आएगा साहब, हम पढ़ेंगे। यूटीजीएसटी एक्ट उसमें कोई खास प्रोविजन नहीं दे रखे, केवल लेवी के सेक्शन दे रखे, प्लस सारे उसमें लिख दिया कि सारे प्रोविजन सीजीएसटी एक्ट के ही सेम है यहाँ पे, इस एक्ट में भी साहब वही अप्लाई होंगे यहाँ पे। अच्छा, जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट वो मैंने पूरा ही पढ़ा दिया आपको, वो 14% फैक्टर वाला जो पॉइंट था ना वो भी उसमें एडिशनल दे रखा है, लेवी वाला सेक्शन दे रखा है, बाकी लिख दिया सारे प्रोविजन सीजीएसटी एक्ट के यहाँ अप्लाई होंगे। मतलब अगर आपने सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया तो 31 एसजीएसटी एक्ट भी आ गए, यूटीजीएसटी एक्ट भी आ गया, जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट भी आ गया, और आईजीएसटी भी एक छोटा सा एक्ट है
हम पढ़ेंगे, उसको भी कवर कर लेंगे, तो पूरी कवरेज आपकी हो जाएगी। एंड आपके सिलेबस में इसलिए आईसीएआई ने सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट रखा है बेटा। क्लियर? तो दिस इज द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। आई होप ये पूरा जीएसटी का कहानी आपको समझ में आया कि जीएसटी कहां से आया, क्यों आया और कैसे आया। क्लियर? और इसी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ विद प्रैक्टिकल अप्रोच आपको हर टॉपिक पढ़ना है। दिस इज हाउ विल अप्रोच टू ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी टॉपिक। और हाँ, जब आप चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हो, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ उसको कनेक्ट करते हो, तो चीज़ें आसान होती है, जल्दी समझ में आती है, जल्दी लिंक होती है और लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाती है, आपको याद नहीं करना पड़ता है और पढ़ाई बोरिंग नहीं होती है। दोस्तों, आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ रोज ये बातें सुननी है, समझनी है और पढ़नी है। क्लियर? और प्रैक्टिकल लाइफ से मैं लिंक करता जाऊंगा। और हाँ, हमने आज जो पढ़ा है वो पढ़ा है चैप्टर 1 मतलब ये था इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, पर इसमें कुछ पेजेस के बाद में डेफिनेशंस मैंने दे रखी है। सेक्शन 2 जो डेफिनेशंस का है, हर वर्ड को डिफाइन जो सीजीएसटी एक्ट ने किया वो सारी डेफिनेशन मैंने एक साथ दे रखी है। जब रेस्पेक्टिव वर्ड काम आएंगे तो रेस्पेक्टिव चैप्टर में उनकी डेफिनेशन मैंने वापस रिपीट करी है। ये जस्ट एक जगह रेफर करने के लिए आपको दी कि कभी काम आए तो फटाफट देख ली डेफिनेशन, आपको वो चैप्टर में नहीं जाना पड़ेगा। तो आपको इस डेफिनेशन से आगे वाला पार्ट जो है वो एक रीड करना चैप्टर 1 से। क्लियर? कोई खास बात नहीं, केवल एक इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी था, पर हाँ मेजॉरिटी आपको बात समझ में आई होगी सर। क्लियर? 100% डन। और एक और खास बात आपके लिए मेरे को शेयर करनी है बच्चों। सिंस लॉकडाउन चल रहा है, फेस टू फेस बैचेस नहीं चल रहे हैं, और जो मेरे फेस टू फेस बैचेस होते हैं हम उसी का रिकॉर्डिंग करते हैं, आपको पता ही है खैर। और लाइव बैच का आपको पूरा एनवायरमेंट मिलता है। व्हाट आई डू नॉर्मली यूजुअली आई रिकॉर्ड इन द लाइव बैच, मतलब जो फेस टू फेस बैच मेरा चल रहा होता है उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, सो दैट आपको लाइव बैच का एनवायरमेंट मिले, मजे माहौल के साथ प्रैक्टिकली हम पढ़ें। क्लियर? तो हमने क्या आइडिया लगाया, जैसा हमने लास्ट टाइम भी किया था इस बार भी हम कर रहे हैं, जिसका हमें बहुत शानदार फीडबैक आया और बच्चों को मजा भी आया। लाइव बैच का आपको लाइव एनवायरमेंट प्रैक्टिकली देने के लिए हमने क्या डिसीजन लिया है, जो मेरा लास्ट लाइव बैच हुआ था मुंबई में, उसी का हम बैच आपको पूरा दे रहे हैं, प्लस सारे अमेंडमेंट भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। मतलब लाइव बैच, फेस टू फेस बैच का रिकॉर्डिंग पूरा विथ ऑल दी अमेंडमेंट्स एट रेस्पेक्टिव पॉइंट, रेस्पेक्टिव जगह जहां जहां अमेंडमेंट होंगे उस पॉइंट पे मैं अमेंडमेंट इंसर्ट कर दूंगा और आपको पूरा लाइव बैच का फीलिंग आएगा एंड यू विल एंजॉय कि हाँ यार मजा आ रहा है सर। क्लियर? तो दिस इज व्हाट आवर टीम हैज डिसाइडेड, और हमारा टीम इस पर वर्किंग कर रहा है, कहाँ का अमेंडमेंट है, कहाँ का हमको चेंजेस करना है, वो हम सब अमेंडमेंट डाल देंगे रेस्पेक्टिव वीडियोस में और आपको पूरा लाइव बैच मिलेगा। क्लियर? तो माहौल के साथ आप पढ़िए, जबरदस्त दिल लगा के पढ़िए, और हाँ खुश रहिए एंड स्टे पॉजिटिव। ऑल दी वेरी बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हाँ बच्चों एक बात और, डेली जो भी मैं इन स्लाइड्स पे लिखूंगा वो आपको कॉपी करना है, पर कॉपी आपको जब मैं लिख रहा हूँ तब नहीं करना है, क्योंकि आई नीड योर कंसंट्रेशन टू बी हियर ओनली। तो हम क्या करेंगे, लेक्चर के बाद डेली आप ये स्लाइड्स हम ओपन कर लेंगे एंड यू कैन हैव क्लिक ऑफ दी स्लाइड्स। ओके, तो मैं आज जो स्लाइड्स थी उनको मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, आप इनका मोबाइल से फोटो ले लीजिए और फिर इसको जरूर आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा। ओके, सो दैट हमारा यहाँ इफेक्टिव टाइम बचेगा और आपको कॉपी भी हो जाएगा बेटा। देखिए स्लाइड नंबर 1, करिए इसको कॉपी। हो गया? लिखना नहीं है, फोटो खींचना केवल। माहौल, वन मोमेंट, यस। ओके बच्चों, डन हो गया कॉपी? ओके ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, थैंक यू।